फॉर एग्जाम्पल जब पहली दफ़ा आपका टेलीफोन बन रहा था, कौन उस वक्त इमेजिन कर सकता था कि इसको इवेंचुअली दुनिया सबसे ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए यूज़ करे। हम करंटली एआई के यूफोरिया फेज़ में हैं, उस फेज़ में हैं जहाँ पर ये भी एक नई नई चीज़ लोगों के अंदर आई है, अवाम के अंदर ये नई नई चीज़ आई है। इस वक्त इससे जो कुछ भी हो रहा है ना, वो लोगों को डेज़ल कर रहा है। एज स्पीशीज़ हम ह्यूमंस को आदत है और ऐसी स्पीशीज़ के साथ कोएग्जिस्ट करने की जो स्पेसिफिक चीज़ों में हमसे बहुत बेहतर है। हमारा ताकतवर से ताकतवर आदमी भी ना घोड़े से ताकतवर नहीं होता आमतौर पे, ठीक है? वो शेर से डायरेक्टली शायद ना लड़ सके, कोई एक आध एक्सेप्शन निकल आएगी, लेकिन आमतौर पे हम यूँ नहीं होते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब तक हमें खाली छोटा सा टूल या एक प्रोग्राम समझते रहेंगे ना, तो हम इसकी बहुत सी पोटेंशियल्स और लिमिटेशंस दोनों को मिस करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नया फिनोमेना नहीं है। इनफैक्ट जो पहली आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनी थी वो 1957 में बनी थी बाय फ्रैंक रोजनब्लैट, हु वाज अ साइकोलॉजिस्ट एट कॉर्नेल। अगर मैं जो कि मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एआई से अपने सिम्टम्स बता के पूछने लगूँ कि मुझे क्या बीमारी है और उससे ये पूछने लगूँ मैंने दवाई कौन सी खानी है, दैट्स द रेसिपी ऑफ डिजास्टर। मेटा ने जो टूल बनाया था रिसर्चर्स के लिए, जिस पर बहुत बैकलैश आया था कि ये तो प्लेजरिज्म टूल है, जिसके ऊपर यॉन लुपून काफ़ी अर्से तक नाराज़ भी रहे थे इस बात के ऊपर जब ये सक्सेसफुल हो गया था। ऐसा नहीं है कि जनरल प्रॉम्प्टिंग में ज़्यादा वोकैबुलरी वाला शख्स ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं आपके लिए। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो टॉक ऑफ द टाउन है और आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे साथ जो गेस्ट हैं आज वो एआई की फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ही इज़ टीचिंग मशीन लर्निंग एंड ही हैज़ been doing research in this field. He understands the evolution and the progress that is happening in this field. So we will be asking a lot of questions और hopefully बहुत ही interesting casual talk के अंदर learnings होंगी और interesting perspectives सामने आएंगे. We have with us Professor Dr. Agha Ali Raza. He is a PhD from Carnegie Mellon University और currently he is in Computer Science Department as Associate Professor teaching at LUMS. So I know Agha since 2001. We were in the same university, or very happy and proud of him to be having this much knowledge in one of the cutting edge technologies and fields. So, Assalamu alaikum ji Agha. Welcome to this episode. Thank you for your time. बहुत मुश्किल से टाइम मिला है लेकिन मिल गया है. I want to talk about some aspects of AI. और मेरे जहन में एक मैप है जिसके अंदर आई वांट टू टेक इट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जी, ताकि जितनी मेरी कॉन्वर्सेशंस होती हैं नौजवानों के साथ या मैं ख़ुद जो थॉट्स में जाती हैं, जो मैं पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, उस सब में जो ख्यालात आते हैं तो उनको मैंने कोशिश की है एक फ़्लो में लाने की, तो उस पर हम आज बात करेंगे. सबसे पहले जो मेरा सवाल है कि AI इज़ नॉट अ न्यू फिनोमेना. ठीक है, मुझे याद है हमारा एक बैचमेट था, उसने जब फर्स्ट सेमेस्टर में लूडो बनाई थी तो वो वन सिंगल प्लेयर लूडो थी और वो खेलती थी, कंप्यूटर खेलता था उसके साथ. तो वो बेसिकली यानी आप कंप्यूटर के साथ खेल सकते थे लूडो, बाकी सबकी 2 प्लेयर थी. तो वो भी AI थी, उसने AI इम्प्लीमेंट की थी किसी न किसी किस्म की. ये क्या हुआ एकदम से कि बच्चे की मुँह पे AI आ गया जी. और मैं एक बात कहता हूँ कि ChatGPT जो है वो इट टुक ChatGPT अराउंड 62 days टू गेट टू 100 million और कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ नहीं. इट वॉज ऑल वायरल. एक ने देखा, दूसरे को बताया, और क्या वो एक्सपीरियंस हुआ है. थोड़ा सा समझाएं आम आदमी को कि ये हुआ क्या है, AI अब इतनी रेलिवेंट क्यों होगी एकदम से ओवरनाइट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया जनाब फॉर हैविंग मी ओवर. और बड़े अरसे से हमारी दोनों की ख्वाहिश थी कि हम ये कर सकें. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नया फिनोमेना नहीं है. इनफैक्ट जो पहली आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनी थी वो 1957 में बनी थी बाय फ्रैंक रोजनब्लैट, हु वाज अ साइकोलॉजिस्ट एट कॉर्नेल. तो कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं थे, साइकोलॉजिस्ट थे. अच्छा. उस वक्त से ये सब कुछ शुरू हुआ है और उस वक्त से ही इसके बारे में जो हमारे तासुरात हैं, ख्यालात हैं, वो एक रोलर कोस्टर पे चलते रहे हैं. यानी कभी हम हाइप वाले फेजेस में जाते रहे हैं कि ये सब कुछ कर सकता है, कभी हम पेसिमिज्म के फेजेस में जाते रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकता है. और ये इनको हम AI विंटर्स कहते हैं. वो मल्टीपल टाइम्स हम उसमें से गुजरे हैं. खुद ये एबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ चैट बॉट या कोई ऐसी चीज़ जिससे आप
बातचीत कर सकें। ये बड़ा पुराना ख्वाब था इंसानों का, ये कब से हम ऐसी चीज़ें बनाने की कोशिश करते रहे और कामयाब भी होते रहे उसके अंदर, लेकिन वो चीज़ें उस तरह से बाज़ दफ़ा लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकें। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। आपने भी इनफैक्ट जब हम साथ बैचलर्स कर रहे थे कंप्यूटर साइंस में शायद यूज़ किया होगा एलाइजा, एक प्रोग्राम होता था एलाइजा, डॉस के ऊपर चला करता था। वो एक सिंपल सा एक साइकोथेरेपिस्ट सॉर्ट ऑफ अ बॉट था। आप उससे बात करें ना तो वो आप ही की बातों को काट के, सवाल को काट के उसी का जवाब बनाकर आपसे बात कर लिया करता था। आपने कहा ना कि मैं एक चीज़ पूछी, उसने वही चीज़ सवाल बनाकर आपसे पूछ ली। वो एलाइजा इतना सक्सेसफुल हुआ था कि some people fell in love with her and despite the fact कि उनको बताया गया कि बाद में दिखा दिया गया ये इस तरह चलता है, ये तुम्हारे ही सवाल को काट के जवाब दे रहा है, many of them did not believe कि ये इस तरह से है। they continued with their beliefs। तो यानी इस तरह की चीज़ें माजी में होती रही हैं। अच्छा, जो रिसेंटली जो कुछ हुआ, अब खुद लैंग्वेज मॉडल्स कोई नई चीज़ नहीं है, ये हम बहुत अरसे से इनको जानते हैं, यूज़ करते हैं। खुद उसी 2001 के ज़माने में मैंने सरमद साहब के साथ जब काम करता था, जो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े AI और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने इनफैक्ट पायनियर किए ये फील्ड पाकिस्तान में, तो उस ज़माने में भी हम लैंग्वेज मॉडल्स यूज़ करते थे, उस ज़माने में भी हम चैटबॉट्स बनाते थे, सारा कुछ था। आई थिंक जो ये सडन सक्सेस है ना, इसके मल्टीपल एंगल्स हैं। सोशल एंगल है, टेक्निकल एंगल है, टाइमिंग का एंगल है, ऑडियंस का एंगल है, बहुत सारे एंगल्स हैं। अगर थोड़ा थोड़ा हम इसको टच करें, एक चीज़ पहले टेक्निकल से शुरू करते हैं। एक सादा चैटबॉट जिस तरह काम करता है आपके इल्म में है कि इट्स जस्ट अ वर्ड प्रिडिक्टर। यानी अगर आप कह रहे हैं व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो अगर मैं खाली सारी दुनिया के डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पास हैं उसमें काउंट कर लूँ कि जितनी दफ़ा इस तरह की कोई चीज़ पूछी गई है उसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या है, तो मे बी शायद उसका आंसर होगा पेरिस, या उसका आंसर होगा द डैश, और द डैश को फिल करने के लिए द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस इज़ पेरिस। ये वन वर्ड एट अ टाइम वो प्रेडिक्ट कर सकता है और उस पर काम कर सकता है। ये है बेसिक जिस तरह से एक चैटबॉट काम करता है या एक लैंग्वेज मॉडल काम करता है। अच्छा, इसमें जो एक नई चीज़ शामिल की ओपन एआई ने, वो चीज़ थी कि ह्यूमन प्रेफरेंस को इसमें ले आया जाए। एक चैटबॉट आपको एक ही सवाल का कई तरह से जवाब दे सकता है, उन जवाबों में से इंसान को कौन सा अच्छा लगता है, ये चीज़ मिसिंग थी। सो एक ट्रेनिंग जो इन्होंने चैट जीपीटी की रिलीज़ से पहले की थी वो ये थी कि एक बहुत बड़ी टीम को इन्होंने एक्सपोज किया था चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी उनको कैंडिडेट आंसर्स देता था कि आपके सवाल का मैं ये जवाब दे सकता हूँ, आप बताएं इनमें से अच्छा कौन सा है। सो द ह्यूमंस यूज्ड टू इवैल्यूएट कि अच्छा सबसे अच्छा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, अब ट्रेन हो जाओ इसके ऊपर। इसको हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग थ्रू ह्यूमन फीडबैक कहते हैं। बड़ा सा नाम है लेकिन मानिए सिर्फ इतना है कि प्लीज़ द ह्यूमन, इसका सादा सा मतलब इतना है। So now this bot which gives you the probable answer which has a high likelihood of pleasing the human, ये ऐसे जवाब देने लगा जो इंसानों को भाने लगे, इंसानों को पसंद आने लगे। तो ये तो इसका एक टेक्निकल एंगल है। दूसरी चीज़ ये है कि दे स्टार्टेड ऑफ विद वेरी लो एक्सपेक्टेशंस। अगर आप देखें ना, गलती हमेशा वहाँ हुई है जहाँ लोगों ने पहले हाइप बहुत बड़ी क्रिएट की, जैसे गूगल से गलती हुई थी। उन्होंने बार्ड के लॉन्च से पहले एक वो यानी शोर डाल दिया था कि हम पता नहीं क्या लॉन्च करने वाले हैं। बार्ड लॉन्च हुआ, उसने पहले 24 घंटे में किसी ने पोस्ट किया कि वो जेम्स वेब वाली जो बात थी कि मैं अपनी बेटी को जेम्स वेब के बारे में क्या बताऊं, और उसने कहा उसे बता दें कि इसने एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किए थे, जो कि उससे 12 साल पहले डिस्कवर हुआ था। अच्छा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। चैट जीपीटी हर वक्त इस तरह की गलतियां करता था उस वक्त, लेकिन उतनी सी चीज़ पे अल्फाबेट जो उनकी पेरेंट कंपनी, $100 बिलियन दे लॉस्ट इन वन डे। तो क्या था द डिफरेंस बिटवीन हाइप एंड रियलिटी? इन्होंने दे केम इन एज अ वेरी आम सा प्लेयर फॉर आम बंदा। ठीक है, इंडस्ट्री के लोग जानते थे, आम शख्स नहीं जानता था ओपन एआई क्या चीज़ है। सो दी एक्सपेक्टेशन वाज वेरी लो एंड दे लॉन्च समथिंग व्हिच वाज फॉर द कॉमन मैन, अनलाइक मैनी अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स जो कि स्पेशलाइज्ड ऑडियंसेस के लिए लॉन्च हुए थे। मेटा ने जो टूल बनाया था रिसर्चर्स के लिए, जिस पर बहुत बैकलैश आया था कि ये तो प्लेजरिज्म टूल है, जिसके ऊपर यॉन लुकून काफ़ी अर्से तक नाराज़ भी रहे थे इस बात के ऊपर जब ये सक्सेसफुल हो गया था। तो आई थिंक एक ये कि द राइट ऑडियंस, एक ये द राइट एक्सपेक्टेशन कि कहाँ पर उसको रखना है, एक ये कि दे डिड नॉट कम विद अ बिग नेम। गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट से बहुत एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई होती हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट की एक्विजिशन उस वक्त हुई होती और माइक्रोसॉफ्ट का ये चैटबॉट होता तो शायद ये रिस्पॉन्स ना आया होता, शायद बैकलैश आया होता। तो आई थिंक कि ये मैनी स्टार्स लाइनिंग अप एंड मे बी देम अंडरस्टैंडिंग कि हमने जनरल पब्लिक में किस तरह से जाना है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा। So let me ask from another perspective. So let's say जैसे किसी भी टेक स्टार्टअप के सक्सेसफुल होने के लिए एक चीज़ कही जाती है कि जी ग्रेट आइडिया, ठीक है ना, कि यार किसी को आइडिया नहीं आया, उन्होंने आइडिया सोच लिया। अब ये जो रिसर्च होती है ये तो पब्लिक होती है, छपती है, सबको पता चल जाता है, एक्सपर्ट्स को। आई थिंक यू ऑल्सो टोल्ड मी कि यू हैड रेड दैट पेपर, पहले ही पढ़ लिया हुआ था कि क्या होगा, क्या प्रपोज किया जा रहा है कि हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं।
फिर गूगल वॉज देयर, ठीक है, गूगल के पास ऑलरेडी हम देख रहे थे कि उनकी ईमेल्स में काफ़ी कुछ इंटेलिजेंट होना शुरू हो गया था, आपको सजेस्ट करता था आगे ये आपको बताता था कि अटैचमेंट नहीं है आपकी, या ईमेल रिमाइंडर भेज दें 3 दिन हो गए हैं फॉलोअप कर लो, ये सारी चीज़ें तो नज़र आनी शुरू हो गई थी। और ये ओपन एआई ने क्या डिस्कवर किया ऐसा कि जो कि चुप करके वो मतलब काम करते रहे, और वाज इट अ ग्रेट इनिशिएटिव, मतलब एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव, या दे रेज फंडिंग एंड दे एलोकेटेड द फंड्स टू द राइट प्लेस, ठीक है ना, या फिर दे वर स्मार्ट, ठीक है, मतलब व्हाट वाज देयर सीक्रेट कि व्हाट आई मीन से कि मतलब गूगल को भी पता है वो रिसर्च वो भी करवा सकता था, या कभी कभी जैसे लगता है कि मे बी गूगल वाज जस्ट वेरी कॉन्फिडेंट कि यार कर लेंगे, पता है कर लेंगे, लेकिन ये कोई बच्चा आगे जो है ना उसने करके दे भी दिया। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव वुड यू लाइक टू से एनीथिंग कि व्हाट डू यू थिंक कि ओपन एआई कहाँ से ये एकदम से इतना बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग कि वो छोटे थे एंड ऑल, फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव कि एक रिसर्च आई है जिसको उन्होंने बेस किया है उसके ऊपर, और एक्सेस टू हार्डवेयर उनके पास भी था, सबके पास भी था। सो वाज दैट अगेन अ विजन, जिसके बाद उन्होंने एक देखा कि यार ये इस तरह हो सकता है, तो लेट्स ट्राई टू डू इट, मे बी इलॉन मस्क वाज देयर, और उसने कहा कि यार लेट्स डू दिस, ये हो सकता है, और ये इट वाज एक्चुअली अ ब्यूटीफुल आइडिया, यानी ग्रेट आइडिया। राइट। इस पे ना मैं अपनी राय पेश कर सकता Sure. हूँ, ऑब्वियसली और फैक्ट्स तो नहीं बताऊंगे, बहुत डिटेल्स होंगी यकीनन, लेकिन जिस पेपर का आपने जिक्र किया ना वो 2017 का ट्रांसफार्मर का पेपर था, अटेंशन वाला पेपर, जहाँ से ये सारी बातें शुरू हो रही हैं कि किस तरह से, सो आप यूँ समझ लीजिए हमारी ऑडियंस के लिए कि सब कुछ के चलाने के पीछे जो इंजन है ना, पीछे जो सब कुछ चला रहा है, उसको हम एक ख़ास किस्म का यूँ समझे एक ह्यूमन ब्रेन की कुछ चीज़ को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाती है इन अ मशीन, जिसको हम एक ट्रांसफार्मर मॉडल के। श्योर। वो ट्रांसफार्मर मॉडल की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी ये है कि उसे मालूम है कि मैंने अपने एक सवाल पूछा जा रहा है तो उसमें तवज्जो किस चीज़ के ऊपर देनी है जवाब देने के लिए, अटेंशन बेसिकली जिसे हम अपने उसमें कहते हैं। अच्छा, अब ये ट्रांसफार्मर मॉडल की बेस के ऊपर ओपन एआई विद इन द रिसर्च फील्ड बड़े अरसे से काम कर रहा था। दे केम इन विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग ओपन सोर्स। उन्होंने इनिशियल जितने जीपीटीज बनाए हैं 3.5 से पहले जितने भी आ रहे थे वो ओपन सोर्स में आ रहे थे, तो आपके पास पिछले जो जीपीटीज थे जिन्हें वो ट्रेन कर रहे थे वो फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हो रहे थे उस वक्त का। अगर आप 2020 का राउंड का सिनारियो देखें तो बर्ट के मुकाबले में जीपीटी मॉडल यूज़ उस वक्त ये बहुत ज़्यादा रिसर्च में यूज़ हो रहा था, लोगों के थीसिस में इस्तेमाल हो रहा है, इधर रिसर्च हो रही है उधर हो रही है, सब लोग उसे यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे और बड़ा अच्छा ट्रेंड मॉडल्स थे वो। लेकिन और उसके साथ साथ स्पीच की डोमेन के अंदर विस्पर इनका जो था वो भी इस तरह से चल रहा था। स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है जो कि अब स्पीच टू स्पीच भी काम करता है, स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन भी कर लेता है, सारा कुछ करता है। तो आई थिंक एक तो रिसर्च के एंगल से ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे, दे वर पब्लिशिंग वेल, दे वर पब्लिशिंग इन टॉप वेन्यूज़, तो उधर से कोई कमज़ोरी नहीं थी। दे हैड गैदर्ड रियली ग्रेट माइंड्स अराउंड देयर प्रोडक्ट। तो यानी ये नहीं है कि झोल था और बस चीज़ ऐसे ही चल गई, श्योर, यूँ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक जो हमने लो एक्सपेक्टेशन की बात की ना, और दूसरा बीइंग अवेयर ऑफ द पल्स ऑफ द ऑडियंस। अगर आप देखें जो इनिशियल जिस वक्त चैट जीपीटी आया है तो वो इस तरह से नहीं आया कि कोई बहुत स्पेसिफिक यूज़ केस लेकर कहा हो कि आए हम आपको ईमेल लिखने में मदद करते हैं, श्योर, आए हम आपको मिसाल के तौर पर कोई और एसे लिखने में या प्रेजेंटेशन बनाने में करते हैं। दैट कुड हैव बीन अ पिच, लेकिन वो नहीं थी। सो वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, हाँ, वेल एग्जीक्यूटेड एंड मे बी अपीलिंग मोर टू द एंटरटेनमेंट नीड ऑफ द ऑडियंस। जो अगर आपने जब पहली दफ़ा जीपीटी 3.5 यूज़ किया था तो आपकी उस वक्त नज़र में ये था कि अच्छा जब मैं इससे बात करूँगा पोएम लिख दो, ऐसे लिख दो वही लिख लेता है, जोक लिख दो वही तो जोक भी सुना लेता है। सो द इनिशियल थिंग्स वर जस्ट पीपल एक्सप्लोरिंग सेवरल फन थिंग्स, या टॉकिंग आई डोंट नो डूम्सडे सिनारियोज, या मुझे सेफ तोड़ने का तरीका बता दो, या आइटम बनाने का तरीका बता दो। सो पीपल वर जस्ट एक्सप्लोरिंग अ कॉन्वर्सेशनल बॉट विच कैन टॉक टू देम अबाउट एनीथिंग। ये जो था ना कि, और दिस इज काइंड ऑफ काउंटर टू व्हाट यूजुअली एंटरप्रेन्योर्स डू, कि जहाँ वो एक स्पेसिफिक नीड की तरफ जाते हैं। वो नीड यहाँ उस सेंस में नीड नहीं थी कि आप ये वाला पर्टिकुलर काम इससे करवा लें, वो जनरल नीड ऑफ अ ह्यूमन टू हैव अ कन्वर्सेशन विद अनदर बीइंग या अनदर मशीन थी। आई थिंक वो चीज़ वर्कड रियली वेल फॉर दैट। और एक मतलब एक एंगल दूसरा ये भी है कि जैसे अब एलेक्सा अमेजोन का था, यू कुड टॉक, सीरी था एप्पल का। माय पॉइंट इज के ये बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी एक फील्ड में हैं, right? Was that like they couldn't perceive that something like GPT, like ChatGPT could actually be their product? That's what my point. देखिए फॉर एग्जाम्पल टेस्ला की हम बात करते हैं तो हम वहाँ पे सिंपल सी बात करते हैं कि वहाँ पे भी फोर्ड थी और बड़ी बड़ी कंपनीज गाड़ियों की 100 साल से बैठी हुई थी, लेकिन
उनका जो था ना इंजीनियरिंग मार्वल था, ठीक है, उन्होंने कहा हम वो करने लगे हैं जो लोग कहते हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने कर दिया। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ थी। मे बी वट आई एम हियरिंग फ्रॉम यू इज़ के द entrepreneurial side, like execution of the product where they actually did really well, Yeah. not the technological advancement or access to more resources. It was the way they crafted their entire execution. That's where they actually had an edge. यानी जिन प्रोडक्ट्स का आपने जिक्र किया बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम अपने आप से सवाल करें ना, एलेक्सा क्या है, मुझे एलेक्सा की क्या ज़रूरत है, या मुझे कोर्टाना की क्या ज़रूरत है, या मुझे सिरी की क्या ज़रूरत है, या गूगल असिस्टेंट की क्या ज़रूरत है, मेरे जहन में कुछ यूज़ केसेस आने लगेंगे। That's right. Psychological aspect यहाँ पे। वेदर, मेरा जो है मतलब घर कितना दूर रह गया है, मैप्स, स्पेसिफिक यूज़ केसेस। अच्छा, मुझे चैट जीपीटी की क्या ज़रूरत है, कोई स्पेसिफिक यूज़ केस नहीं आता। That's true. इट्स एन इंटेलिजेंट कंपेनियन, इट कैन डू एनीथिंग फॉर मी। ये जो एक परसेप्शन है Positioning. ना कि वो किसी एक चीज़ से नहीं बांधा हुआ, जो चीज़ ख़त्म हुई तो सब ख़त्म हो गया, अब वो हर चीज़ के साथ है। Awesome. इट्स इंटेलिजेंट। ज़बरदस्त, बिल्कुल सही है। अच्छा, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब एक और जो मेरे ज़हन में चीज़ आती है, लाइक इफ़ यू सिट ऑन ट्विटर एंड you're following certain people, so you see कि यार there is this चैट जीपीटी, ऑफ कोर्स ओपन एआई, उसका कभी कोई बंदे छोड़ रहे हैं, कुछ हो रहा है, लगता ही है कि, और उस पर इस तरह की बातें आती हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है जो लोग छोड़ रहे हैं, पता नहीं ये क्या बनाने लगे हैं, कितने इनके इख्तलाफात हैं पीछे, के लोग डर जाते हैं कि यार ये नहीं करना, हमने यहाँ पे नहीं रुकना, ये बहुत ही कोई गंदा काम कर रहा है, ठीक है, इंसानियत के लिए, क्योंकि लगता है ऐसे ही है, क्योंकि बड़े बड़े लोग छोड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पे इलॉन मस्क साहब हैं, वो कहते हैं जनाब हमारी जो टेस्ला की जो एआई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके पास जो डेटा है, गाड़ियाँ भी एक चलती हुई एआई है, ठीक है ना। फिर मेटा वाले भी इसमें घुस गए, प्रॉब्ली थोड़ा लेट आए, गूगल पहले से था, क्योंकि इलॉन मस्क जब कहता है कि गूगल के पास क्या कहना चाहिए, अनफेयर तरीके से रिसोर्सेज, मतलब अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज थी, कि सारा एआई टैलेंट गूगल के पास था, तो वो इतनी पोजीशन में थे। तो अब ये जो 5-6 प्लेयर्स हैं, ठीक है ना, जिनके पास जो अल्टीमेट ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने मॉडल्स की, जिनके ऊपर दुनिया बेस करेगी सारी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सारे विनर्स होंगे, या इनकी जितनी पावर किसी और के पास नहीं होगी? क्या अब कोई चाइना की गवर्नमेंट या कोई और कहती है यार हमने तो इधर नहीं जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो हम अपना कुछ करें, अपनी मस्जिद बनाएं 1.5 इंच की या 2 कनाल की, जो भी। तो हाउ डू यू सी कि हाउ दिस इकोसिस्टम या लैंडस्केप is evolving, ठीक है ना, there are private companies, और on top of that there is Nvidia, जो कि कह रही है भाई लड़ो मरो जो भी करना है, लेकिन GPUs मेरे से ले लो, ठीक है। और पिछले दिनों ये भी मैंने पढ़ा है कि उन्होंने अपना भी कुछ लॉन्च कर दिया है, तो वो कह रहे थे यार हम भी हैं। तो ये गेम किधर कैसे जाएगी आपके ख्याल से, फ्रॉम एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू से, do you see room for more players? Do you see ये अब डिफाइन हो चुका है, ये 4-5 प्लेयर्स हैं, ये डिवाइड करेंगे आपस में, या इनमें भी विनर डिक्लेयर होगा? Do you have any say into that? Because that's what I wonder about. राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जिन प्लेयर्स का आपने जिक्र किया जो जायंट्स हैं, दे सर्टनली हैव अ ग्रेट हेड स्टार्ट राइट नाउ, ठीक है। ये बात तो बड़ी क्लियर है। और डेमोक्रेटाइजेशन नाम की इस वक्त कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इस वक्त जिसके पास राइट हार्डवेयर, राइट पावर, राइट मनी है, वो सिर्फ आपके, सो अगर मैं खाली बात करूँ ना कि मेरा असल में जो मॉडल जो चलता है, यानी फाइन ट्यून इस मॉडल में, अगर हम थोड़ी सी ज़बान पे पहले वाजे कर लें, एक है एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करना, ठीक है, जिसको हम उसका फाउंडेशन मॉडल या उसके लिए बहुत से नाम यूज़ करते हैं। सो प्री ट्रेन करके जो मॉडल बनाते हैं, ये बहुत महंगा काम है, वी टॉक अबाउट मिलियंस ऑफ डॉलर्स खाली फॉर द ट्रेनिंग। देन उसके ऊपर फिर हम उसको कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर सिखा देते हैं। सो तुम सब कुछ जानते हो, अच्छा अब थोड़ा सा मेडिकल और सीख लो, अच्छा थोड़ा सा अब लॉ और सीख लो, इसको हम फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। सही है, ठीक है, फाइन ट्यूनिंग सब कर सकते हैं इस वक्त, वो इतना महंगा काम नहीं है। जो फाउंडेशन मॉडल की ट्रेनिंग है वो इस वक्त बहुत महंगा हो गया, तो लिहाजा वो अब सबके बस की बात नहीं रही। तो इस एतबार से येस, दीज पीपल हैव अ ग्रेट हेड स्टार्ट। अच्छा, हेड स्टार्ट क्या काफ़ी होता है? ज़रूरी नहीं है। गूगल के पास अमेजिंग हेड स्टार्ट था जिसका आपने जिक्र किया। डीप माइंड की उनकी टीम जो थी, यानी वो अनपैरेलल्ड किस्म की टीम जिसके साथ वो काम कर रहे थे, बट दैट हेड स्टार्ट डिड नॉट हेल्प देम। और इनफैक्ट ना सिर्फ कि इनिशियली हेल्प नहीं किया, बल्कि जो उसके बाद की उनकी मूव्स एक के बाद एक आई हैं, जहाँ पे कहीं उन पे इल्ज़ाम लग रहा है कि वो ओपन एआई की आउटपुट्स के ऊपर ट्रेन कर रहे हैं, कहीं वो
कोई ऐसी चीज़ की हाइप क्रिएट कर रहे हैं जो शायद उन्हें भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि हम डिलीवर कर सकेंगे। तो बार बार ना उन्होंने ऐसा एक फ्लेवर कर दिया कि यू डोंट थिंक ऑफ गूगल एज द वन लीडिंग इन दिस फील्ड, जबकि दे वर लीडिंग इन दी सर्च इंजन व्हिच इज वेरी क्लोज। उसके अलावा गूगल ही सर्च इंजन है, लेकिन गूगल इस वक्त नहीं है इस मार्केट के अंदर, दूसरा तीसरे नामों में जाकर उसका नाम आता है। तो आई थिंक खाली हेड स्टार्ट काफ़ी नहीं है। जो आपने एनवीडिया की बात की, उन्हें एक बड़ा रेयर एडवांटेज है। उनकी ये सारी की सारी इंडस्ट्री चलाई थी आपकी और मेरी जनरेशन ने। जब हम सन 2001-2 में वीडियो गेमें खेला करते थे, हम अपनी 3D हाई एंड गेम्स खेलने के लिए जो पूरी दुनिया के टीन्स थे ना, वो जाकर जी फोर्स के जो कार्ड खरीद कर लाते थे ना, वो मार्केट थी जो कि GPUs की मार्केट एक्सेल हो रही थी। दैट्स एसेंशियली द GPU, द ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें एसेंशियली उसका काम ये था कि उसके ऊपर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकती है जो बहुत फास्ट हो सकती है। उस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में ये बाद में ख्याल आना कि वो इस पे तो मशीन लर्निंग भी हो सकती है, बिकॉज वो भी तो सारी वेक्टर्स के अंदर रिप्रेजेंट हो सकती है। तो वो 2010 के करीब जाकर वो जो सारा इनकलाब आया है ना इस पूरी फील्ड के अंदर कि नाउ वी कैन डू थिंग्स दैट वी नेवर इमेजिन्ड दैट वी कुड डू, वो सारी वजह इस नए हार्डवेयर एबिलिटीज़ की वजह से थी। सो एनवीडिया राइट नाउ इज़ पोजिशन्ड रियली वेल कि उसके पास वो सोना है जिसके बगैर कोई अपनी दवाई नहीं बना सकता, उसके पास वो चीज़ है। उसके कंपैरेटर किधर है? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इंटेल था, इंटेल बहुत पीछे रह गया। इंटेल को होना चाहिए ना, उसको होना चाहिए। IBM में भी है, और दीज पीपल जो कंप्यूटर लैपटॉप HP व्हाटएवर, वो किधर है? फॉर सम रीज़न वो नहीं, और अगेन मेरे इल्म में नहीं है कि वो क्या है, लेकिन इस वक्त होना यही चाहिए था कि कोई बहुत बड़े कंपेटिटर सामने आते। मे बी शायद वो चाइना में कहीं छुपे हुए होंगे वो कंपेटिटर्स जो लोकली प्रोड्यूस कर रहे होंगे, बिकॉज एक अब मसला ज़रूर आएगा जिस जगह, जैसे ऑयल था ना कि जिस मुल्क को डबोना है तो उसके ऑयल की सप्लाई को आप लंच कर दें, रोक दें, तो वहाँ की चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। अब जहाँ के आप GPUs रोक देंगे, और अभी आप देख रहे हैं कि इस वक्त खुद गवर्नमेंट्स जो इन चीज़ों में डिसीजन मेकिंग कर रही हैं वो इस तरह की कर भी रही हैं, और दूसरा उन्हें और फोर्स किया जा रहा है डरा डरा के कि देखो चाइना ये कर देगा, देखो UAE ये कर देगा, तो उसको GPU मत बेचो। तो इस मौके के ऊपर अब या तो ये स्टारवेशन एक अच्छी चीज़ होगी कि अगर चाइना पे अभी से वो ये करना शुरू हो जाए तो चाइना जो है वो अपने बनाना शुरू कर देगा, और हो सकता है बड़ी जल्दी वहाँ तक पहुँच जाए, और वो इस तरह की चीज़ें करता भी है। लेकिन हाँ, ओपनली हमें कंपेटिटर नज़र नहीं आ रहा। और एनवीडिया की तो हम एक बड़ी बट दूसरा दूसरा ये है कि अब ये देखें कि जो ये जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं जो AI कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, उनको ये डिपेंडेंसी कबूल है? लाइक ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, फंडामेंटल सा सवाल है कि ऐसा भी वो क्या कर रहा है 5-5 अरब डॉलर का। सो लेट्स से क्लोजेस्ट एग्जांपल दैट कम्स टू माय माइंड इज के बोइंग, ठीक है। सो आप उसको भी ऑर्डर देते हैं $500 मिलियन का जहाज़ बना दो भाई मुझे, मैं कहाँ बनाता फिरूंगा। तो इट्स दैट सोफिस्टिकेटेड फैक्ट्री जहाँ पे पता नहीं कितने अंदर जाके जहाज़ बनता है, कितनी टेस्टिंग के बाद, और वो हर कोई उस पंगे में नहीं पड़ना चाहता। तो 1-2 कंपनीज हैं जो दुनिया में वो कर रही हैं बड़ी, जो बोइंग है, आई थिंक एयरबस है। तो इधर क्या आपके ख्याल से वो सोफिस्टिकेशन है कि चिप्स जिस सफाई से बनती है और जो प्लांट उनका लगा हुआ है, रॉ मटेरियल बाजार से मिल जाता है, लेकिन वो जिस तरह से उसको जोड़ते हैं वो उन्हीं को आता है? इज दैट डू यू थिंक द कंपैरेटिव एडवांटेज दे हैव बिकॉज ऑफ द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस? एक बहुत बड़ा एडवांटेज तो खुद वो एक्सपीरियंस है। दे हैव बीन द ओनली वन in this particular niche market for a very long time because no one else probably cared and did not have the right supply chains, because हार्डवेयर को रेप्लिकेट करना उतना आसान चीज़ नहीं है जैसे लेट्स से सॉफ्टवेयर का है। आपको कहीं से अपनी सिलिकॉन चाहिए, आपको कहीं से मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, कहीं से उसकी कॉस्ट्स आपने ठीक करनी है, एंड दे हैव बीन डूइंग इट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। तो एक तो आई थिंक वो बहुत बड़ा एडवांटेज अपने एक्सपीरियंस का, और वो जो चीज़ें जो पाइपलाइन सेटअप हुई हुई है उसका उनको एडवांटेज है। उन्होंने खाली स्केल करना है, दूसरे ने नए सिरे से वो चीज़ें फिगर आउट करनी है कि मैंने ये सब कुछ कैसे करना है, और वो उस वक्त से कर रहे हैं जब ये चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं समझी जाती थी, तो दे हैव फिगर्ड इट आउट। आज कोई ये शुरू करता है, आई डू नॉट नो कि वो क्या चैलेंजेस होंगे, लेकिन कोई ना कोई चैलेंजेस ऐसे हैं कि वो इतना आसान नहीं है, बिकॉज एवरीवन नोज दे आर सिटिंग ऑन अ टिकिंग बॉम्ब। एनवीडिया अगर अपना बॉट रिलीज करके उसको बहुत अच्छा कर देता है और कंपटीशन देने लगता है, तो उस कंपटीशन को मीट करने के लिए सबको अपना बॉट बेहतर करना है, और वो बॉट बेहतर करने के लिए उनको और चिप्स चाहिए जो कि एनवीडिया नहीं बेच रही। सो दैट्स अ रियली विशियस साइकिल। That's what I feel कि what's going on, ठीक है ना। अच्छा, सो चलें, ये तो बड़े लोगों की बड़ी बात है। अब अगले स्टेप पे जैसे कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली उनकी अपनी डोमेन्स हैं, ठीक है, सेल्स फोर्स है, अमेज़ॉन है, उनकी अपनी डोमेन्स हैं, ठीक है ना। अमेज़ॉन ई-कॉमर्स कर रहा है और भी चीज़ें कर रहा है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के भी रेवेन्यूज़ में देख रहा था, तो वो प्रोडक्ट्स भी उनकी बहुत बहुत सी डाइवर्स है। अब
उनकी डिपेंडेंसीज मीडिया पे भी है या थ्रू ओपन एआई या अदर मॉडल्स उनकी इस पूरे इन जाइंट्स के साथ वो भी। अगर ये एआई एडवांस होती जाती है, मतलब ऐसा होगा कि इनको थ्रेट आएगी कि जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं वो खुद बननी शुरू हो गई हैं और इनकी कोई ज़रूरत नहीं रह रही, इनके क्लाइंट्स इनको इतने पैसे दे रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में लाइसेंसेस इनके ख़रीद रहे हैं, उससे बेहतर है कि वो कोई और सेकंड सस्ती प्रोडक्ट्स आनी शुरू हो जाए मेयारी। या आपके ख्याल से दे विल जॉइन हैंड्स, क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि GPT-5 वो जब आएगा तो वो अर्ली एक्सेस देंगे बड़े बड़े उनके एंटरप्राइज क्लाइंट्स को, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट्स बिल्ड कर लें। सो जैसे होता है ना कि होल सेल होता है और फिर एक जो है ना रिटेल होता है, तो वो होल सेल वाला ये नहीं सोचता कि यार मैं जा के लोगों के घरों में पहुँचाऊँ, तो एक पूरी एक सप्लाई चेन बन जाती है कि यहाँ से मार्केट में आएगा, वहाँ से लोग खरीदेंगे, घरों तक यूँ पहुँचेगा। तो ऐसी एक मतलब कि क्या कहना चाहिए, ज़ौकी सा सवाल है कि आपके ख्याल से क्या होगा, ये मतलब इरेलेवेंट होने शुरू होंगे या आपके ख्याल से सारे मिल के खाएंगे, लाइक कि चलो ठीक है तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, राइट और मैं क्लाइंट तक मैं जाऊँगा। राइट थोड़ा सा ट्रेंड तो हमें इस बात वाली चीज़ का नज़र आ रहा है। यानी आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने बजाय इसके कि अपनी सर्विसेज बनाते, शुरू में वो एक्विजिशन वाला बात उधर चले लिया गए। और वो अभी तक जो है इन्हीं की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। या सिमिलरली एप्पल, जिसके लिए बहुत आसान था अपनी सर्विसेज की तरफ जाना, वो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा है कि इनकी एआई को वो अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर यूज़ करे। तो थोड़ा सा ये रुझान तो नज़र आ रहा है कि इफ़ समवन इज़ डूइंग समथिंग रियली वेल देन जस्ट हैव अ पार्टनरशिप विद देम। और अगैन अब उसमें क्या उनको उम्मीदें हैं, क्या गारंटीज़ हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन पाथवे कम से कम फिलहाल वो यही यूज़ कर रहे हैं। मतलब हैं जो अपनी एक बना चीज़ मैं थोड़ा सा इसमें एंगल आपका सुनना चाहूँगा कि ये जो एक है जो उनका मॉडल ट्रेन है, उनका जो एक क्या कहना चाहिए प्लेटफॉर्म है या अंडरलाइंग जो लेयर है उनकी, उसके ऊपर ये जो कंपनीज है ये क्या कोई स्पेसिफिक चीज़ों पे ट्रेन करके अपना एज मेंटेन करेंगी? वो ऐसा क्या है कि जो ये उसके ऊपर बिल्ड करेंगी, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि इनकी प्रोडक्ट्स तो हैं, बिल्कुल तो वो नॉलेज उनके पास है, वो एक्चुअल आप इसको मतलब इस वजह से जॉइंट वेंचर होगा क्योंकि वो हर चीज़ नहीं करना चाहेंगे कि यार बैठ के अब हम सेल्स फोर्स ऐसा टूल भी बनाएं, फिर हम जो उसको भी ट्रेन करें, उसके मसले मसाइल भी हल करें, उसके एक्सपीरियंस को भी समझें। तो छोड़ो यार, जिसने किया हुआ है वो करे, और ये कह रहे होंगे यार तुमने अंडरलाइंग लैंग्वेज मॉडल तुम्हारा अच्छा है तो तुम्हारे साथ हम मिलके ऑन टॉप ऑफ दैट हम तुम्हारे साथ काम करें। बिल्कुल। यानी वो जो अपना फ्लेवर देना है वो काम तो यकीनन होता है। यानी अब ये भी तो देखिए ना कि हर एक पर उसका अपना लॉ सूट होता है। सो अगर जो है वो कोई गलत जवाब को पायलट दे रहा है तो उसका लॉ सूट माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर होगा। माइक्रोसॉफ्ट का अगला अपना मसला है कि उसने ओपन एआई कैसे निपटाना है इस चीज़। सही है। तो अगर आप इन इवन चैटबॉट्स को डील करें, उनके फ्लेवर्स डिफरेंट है। GPT-4 का डायरेक्टली फ्लेवर ओपन एआई का डिफरेंट है एज अपोज टू अगर आप को पायलट के थ्रू उसको यूज़ कर रहे हैं। सो थिंक ऑफ इट लाइक एन API कॉल कि वो उसको यूज़ कर रहा है, उसका जवाब आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर अपने सेंसर्स हैं, अपने उसके ऊपर लिमिटेशंस है, अपनी प्रॉम्प्टिंग है, अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट है जो कि उसको नई शक्ल दे रहा है। सो अंडरलाइंग इंजन सेम है, लेकिन इंजन को यूज़ करना, उसको पोर्ट्रे करना, उसको उसकी जितनी भी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस है वो सारी चीज़ करना, वो सब खुद डील कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो बैक एंड सर्विस वहाँ से यूज़ कर। ठीक है। सो ओके, सो अब आते हैं ज़रा हम जैसों की तरफ, ठीक है। तो ये तो हो गए बड़े लोगों की बड़ी बातें, ठीक है। सेल्स फोर्स क्या करेगी, एडोबी क्या करेगा, ये तो ठीक है। अब एक सॉफ्टवेयर सर्विसेज की कंपनी है जी, ठीक है ना। कुछ लोग मैंने देखा है कि ये कर रहे हैं कि वो अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि जी हम जनरेटिव एआई में हमसे टूल्स बनवा लें, छोटे छोटे सर्विसेज। लेकिन मेरा ख्याल है कि सर्विसेज तो चलो ठीक है, गुड लक टू देम, बट आई फील लाइक कि अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, क्योंकि ये एक ऐसी स्पेस खुल गई है कि जिसमें इनोवेशन हो सकती है, तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ, इस पैराडाइम में देखता हूँ कि जो कंपनीज है वो किस तरह अपनी जो है ना वो ले सकते हैं, अपनी पोजीशनिंग फिगर आउट कर सकते हैं कि यार व्हाट इज इन इट फॉर अस, ठीक है, इन दिस एंटायर एआई हाइप हमने क्या करना है, ठीक है ना। वो तो वो कर रहा है, वो कर रहा है, तो हमने क्या करना है। तो मुझे ऐसे समझ में आता है कि अगर हम यूँ स्टार्ट करें कि आप जिस भी नीश में आप काम कर रहे हैं, जिस भी डोमेन में आप काम कर रहे हैं, और अगर आपको प्री एआई फेज़ में कोई एडवांटेज था, लेट्स से कोई नीश थी आपके पास, कोई डोमेन एक्सपर्टीज थी, या कोई टूल में आप स्पेशलाइज करते थे, जैसे हम लोग मेजेंटो में स्पेशलाइज करते थे, तो आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पर जाकर जो एआई का जो एक प्रॉमिस है, विच इज़ आई बिलीव के कॉन्वर्सेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है ना। जो चीज़ मैं क्लिक्स के थ्रू करता हूँ, माउस पकड़ के करता हूँ, या कंप्यूटर में बैठ के करता हूँ, वो करता हूँ, उस चीज़ को मैं कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशनली जो है ना वो करने की कोशिश करूँ, और इस तरह से मैं अपनी एक फ़र्स्ट
पहचान बना लूँ कि दिस इज़ व्हाट वी डू विद AI. और once you are in it, once you know how it feels to be working with the back end or system through AI channels, then you will start seeing much more. And then if you are quick enough, ठीक है, because the window of opportunity I believe is short, तो आप जो है ना वहाँ पे अपनी कोई ना कोई अपना दुकान लगा सकते हैं. How do you see this analysis? कम्प्लीटली एग्रीड. यानी इसमें बल्कि मैं यहाँ कहूँगा एंड्रू यंग की एक टॉक थी बड़ी मशहूर, वो होगी अवेलेबल इंटरनेट के ऊपर, जिसमें उन्होंने एग्जांपल दी थी कि आईफोन जिस वक्त आया था शुरू में, तो किसी ने एक ऐप लिखी जो आईफोन की लाइट ऑन करती थी. आईफोन की लाइट ऑन करने की ऐप थी, और वो पता नहीं कोई $99 या ऐसे कुछ वो बिक रही थी. काफ़ी अर्सा वो चलती रही. अगले वर्जन ऑफ जो OS था जो आईफोन का था, उसके ऊपर वो उन्होंने इनहेरेंटली डाल दी वो वाली ऑप्शन कि आप लाइट ऑन कर सकते हैं, एंड द होल कंपनी वेंट अवे. Yeah. दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ थिन रैपर. बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त ना थिन रैपर्स लिख रही हैं जो कि बड़े आराम से रेप्लिकेट हो सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं. इसी वजह से ये होता है कि अभी आप क्या कर रहे हैं, आप खाली PDF बनाने का तरीका दे रहे हैं थ्रू AI. अब वो चीज़ बहुत आसान है. वो उन्होंने अगली उसमें, अब इस वक्त आपका चैट बॉट जो है वो डायरेक्टली आपको PDF डाउनलोड करने दे रहा है, डायरेक्टली आपको PPTX डाउनलोड करने दे रहा है. तो ये चीज़ें तो रिप्लेस हो जाएंगी. सो यू नीड टू ब्रिंग इन योर ओन एक्सपर्टाइज विच इज़ नॉट ईजी टू रेप्लिकेट. सो अगर मेरे ख्याल में थिंकिंग प्रोसेस जैसे आपने कहा ना, थिंक अबाउट द थिंग विच इज़ योर नीश विदाउट AI. दैट कुड नॉट बी AI. Yeah. So your non-AI niche, and now bring that in, marry that with AI. That's the product that you should be bringing to people. Yeah. जिसको किसी दूसरे को ये लगे कि बजाय इसके कि मैं इतनी मेहनत करूँ कि यहाँ तक पहुँचूँ, मैं इनको एक्वायर कर लूँ या इनके साथ काम कर लूँ, बजाय इसके कि मैं इसको रिप्लेस करने की कोशिश करूँ. सो वो एक्सपर्टाइज जो है ना, एंड दिस इज एट द सेम टाइम वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू वो जो जल्दी जल्दी से सारे स्टार्टअप बन रहे हैं, बट ऑल्सो वेरी प्रॉमिसिंग कि आपकी जो गुंजाइश थी, आपकी जो जगह थी इस इकोसिस्टम के अंदर, वो अभी भी है. Yeah. अब सिर्फ ये है कि आपको इस AI के थ्रू नई एम्प्लीफिकेशन मिल गई, अब नई आपको कैपेबिलिटीज़ मिल गई. Yeah. So मैं एक थोड़ी सी आप क्लैरिफिकेशन और दे दूं कि एट टाइम्स वो पिछली एक वीडियो में एक कमेंट आया था कि आई डोंट लेट द गेस्ट स्पीक मोर. ठीक है, तो मैं द रीज़न आई स्पीक इज़ बिकॉज के मेरे ख्याल से जो मेरे गेस्ट होते हैं मुझे उनकी वैलिडेशन चाहिए होती है. तो द रीज़न आई स्पीक अ लॉट कि यार ये इतना लंबा मेरा एनालिसिस है, व्हाट डू यू थिंक एज एन एक्सपर्ट. ये तो मैं आउटसाइडर के तौर पे देख रहा हूँ, बट इफ़ यू इवन नॉट कि ठीक कह रहे हो, तो वो एक मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी वैलिडेशन मुझे मिलती है, और मेरे ख्याल से वो हेल्पफुल है इस एंगल से. ओके, सो ये हमने बात कर ली सारी के अपॉर्चुनिटी है. अच्छा, डू यू थिंक के विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है उस पर मैं थोड़ा सा कमेंट देना चाहूँगा कि एक रश सा फील होता है कि यार पता नहीं अगर हम सोए रहे और 1 साल गुजर गया तो पता नहीं फिर कोई भी हर चीज़ बन गई होगी. जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल मोबाइल ऐप्स है. तो जब मोबाइल आया था, आईफोन आया था, तब लिटरली कुछ भी नहीं था मतलब उसके ऊपर. तो फिर चीज़ें बनती गई, लोगों ने गेम्स बनाई, लोगों ने पैसे बना लिए. लेकिन जिसको ख्याल आया 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, उसको फिर समझ नहीं आती यार क्या बनाऊँ, और इतनी ऐप्स बन गई कि डाउनलोड ही नहीं होती फिर आपकी नई ऐप. डिस्कवरी प्रॉब्लम बन गया. तो डू यू सी दैट के विद AI नाउ, जो ये इस वक्त जो जिस तरह से लोग अडॉप्ट कर रहे हैं और वो सारा कर रहे हैं, इस वक्त भी इस तरह की कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन है जो कि 1 साल के बाद, मे बी 6 महीने, 2 साल, 1.5 साल के अंदर बंद हो जाएगी, और उसके बाद फिर आप भी जो है ढूंढते रहें कि अपनी. अच्छा, अब इसमें ना 2 तरह से मैं इसको जवाब देना चाहूँगा. यानी जो रश वाली चीज़ है ना, उसमें मैं कहूँगा येस एंड नो. अच्छा. येस, बिकॉज अभी हमें जिन चीज़ों के बारे में मालूम है कि जो इससे सॉल्व हो सकती हैं, जो जहाँ तक हमारी इमेजिनेशन एज ए स्पीशी पहुँच रही है, उसमें चीज़ें जल्दी जल्दी लोग करना शुरू हो गए. ठीक है. वो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो शायद बड़ी जल्दी क्लोज हो जाएगी, क्योंकि वो सैचुरेट होने लगेगा. जितना कुछ अभी तक हम सोच रहे हैं वो सब कुछ होने लगेगा. अच्छा, एक ये होगा कि देयर आर अननोन अननोन्स. फॉर एग्जाम्पल, जब पहली दफ़ा आपका टेलीफोन बन रहा था, कौन उस वक्त इमेजिन कर सकता था कि इसको इवेंचुअली दुनिया सबसे ज़्यादा वीडियोज़ देखने के लिए यूज़ करे. तो ये वो अननोन अननोन्स होते हैं जो किसी की इमेजिनेशन वहाँ तक नहीं पहुँच रही होती. ये विंडोज़ ओपन होती रहेंगी. सो फॉर द पीपल हु थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अच्छा हाउ अबाउट मैं इसको फला जगह यूज़ कर लूँ. अब वो चीज़ क्या है वी डोंट नो, एज ए स्पीशी वी डोंट नो. वो नई विंडोज़ ओपन होंगी और वो होती रहेंगी, उसमें कोई रश नहीं है. लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि ओवरऑल हम जितनी देर लगाएंगे जागने में एज एन इंडिविजुअल या कलेक्टिव, उतना ही ज़्यादा हम टाइम वेस्ट कर रहे होंगे. बिकॉज पहले तो वहाँ तक पहुँचना है ना जहाँ तक बाकी हैं, और उसके बाद हम कोई नए ख्याल की तरफ जा रहे होंगे. तो ये ठीक है. और एक सवाल मैंने इस क्विकली इससे पूछता हूँ कि डेटा प्राइवेसी का
तो हम लोग ने जब ये काम स्टार्ट किया है प्रोडक्ट पे, तो हमें बड़ी जल्दी ये मसला आना शुरू हो गया है कि अगर हमने कुछ इंटेलिजेंट करना है किसी के लिए, तो हमें उसका डेटा उसको देना पड़ेगा, हमें इंफॉर्मेशन बैक एंड फोर्थ। तो इस पे लोगों का रिस्पांस तो प्रॉब्ली नोबडी, मतलब एक तरफ मैं देखता हूँ कि लोग मीडिया को सब कुछ दे रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज ओपन एआई पे आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, वे भी उनके अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दे नो ईच अदर की क्या कहते हैं वो जो सर्टिफिकेशंस होती हैं या उन दे आर सिक्योर, और हम जैसों के पास वो सब नहीं होती गारंटीज, तो मे बी दैट्स वाई। बट हाउ challenging do you think it would be? Would the promise of AI, the experience that it is promising, will win over the concerns over data privacy, or do you think the data privacy will prevail and people will struggle to sell their experiences? अच्छा, ये बात ना बिल्कुल वापस जाती है खुद पॉलिसी तक, जो एक ऐसी चीज़ है जो जिसने अभी एक एआई की प्रोग्रेस के साथ कोप अप नहीं किया कहीं भी दुनिया में, कि हमारे पास वो पॉलिसीज़, वो लीगल फ्रेमवर्क्स, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्या लीगल है क्या नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क टाइम्स अगर ये कह रहा है कि ओपन एआई मेरा अखबार पढ़ के उसी की तरह लिख रहा है, तो इस बात पर क्या क्या ये जवाब सही है कि बंदे भी यही करते हैं, तो फिर आप हमारे एआई पे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सो आई थिंक जो प्राइवेसी का मामला है ना, इवेंचुअली इट्स गोना सेटल इनटू द कंप्लायंस फेजेस, जस्ट लाइक वो अब पुरानी चीज़ों में अगर आपके पास यहाँ हिपा कंप्लायंस चाहिए या फलानी कंप्लायंस चाहिए, तो अब आपको कंप्लायंसेस की तरफ इवेंचुअली जाना होगा, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स कैचअप करेंगे, ये रूल्स ज़्यादा। और फिर उसमें मसला क्या है, हम पाकिस्तान में अभी भी इस सिचुएशन में सफ़र करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसको किस तरह से किसी ने आपकी कंपनी में आया, आपका सारा कोड उठाया, कंपनी छोड़ी और जाके कहीं और रेप्लिकेट कर दिया, आप उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। तो अगेन ये इसमें थोड़ा सा हम सफ़र तो ज़रूर करेंगे कि हम वैसे ही पीछे हैं बाकी चीज़ों में, इसमें भी शायद हम इवेंचुअली हमें वक्त लगे। लेकिन प्राइवेसी के मामले में अब जो सबसे बड़ा इस वक्त क्वेश्चन है ना, वो ये है कि अगर मैं किसी बड़ी कंपनी की सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ, मैं ओपन एआई की सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ, गेटिंग द बेस्ट सर्विसेज, हाउएवर एट द सेम टाइम मैं उनके रहमो करम पर हूँ। अब वो रहमो करम ऐसा है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तो मुझसे किया हुआ है एक, और अभी रिसेंटली वो उसे इंप्रूव भी कर रहे हैं, जहाँ पे आई कैन ऑप्ट आउट, लाइक इवन इन द प्लस वर्जन आई कैन ऑप्ट आउट कि आप मेरे जो चैट्स है उसकी बेस पे अपने मॉडल्स ट्रेन ना करें। तो ये ऑप्शन है जो कि बाय डिफॉल्ट ऑन होती है, बाय द वे कि वो ट्रेन कर रहे हैं, अगर आप ऑफ करना चाहें तो ऑफ कर सकते हैं। तो आई थिंक बेटर कॉन्ट्रैक्ट्स विद them while using best services, or deploy your own open source models when you're not using the best services now, but now the data is in your own control. अच्छा जनाब, ये तो हो गई अब कारोबार की बातें और बिजनेस और उसका इम्पैक्ट। अब थोड़ा सा बात करते हैं ज़रा फिलोसॉफिकली, हाउ डू यू लुक एट एआई? इस पर मुख्तलिफ आरा आती रहती हैं, यहाँ तक भी बात होती है कि ये इंसान को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, और ये बात भी होती है कि ये ना सिर्फ रिप्लेस करेगा बल्कि ख़त्म ही कर देगा, ये बात भी होती है। एक तरफ हम ये सुनते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा और ये इंसान इसके ऊपर ही रहेगा और ये जो है ना उसको सर्व करेगा और इसके ताबे रहेगा। तो आपके ख्याल से जो है, नोइंग व्हाट इट्स कैपेबिलिटीज़ आर और व्हाट इट इज़ प्रॉमिसिंग, ठीक है, वेयर डू यू सी ह्यूमैनिटी या इंसान वंस एआई हैज़ मैच्योर्ड? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें मगर यहाँ से शुरू करें ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब तक हमें खाली छोटा सा टूल या एक प्रोग्राम समझते रहेंगे ना, तो हम इसकी बहुत सी पोटेंशियल्स और लिमिटेशंस दोनों को मिस करते हैं। वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट एज a synthetic phenomena, a synthetic form of reality, a synthetic form of intelligence. और जब यूँ हम इसके बारे में सोचेंगे ना, तो अब एज ए स्पीशी इसकी अपनी शॉर्टकमिंग्स होंगी, इसकी अपनी स्ट्रेंथ्स होंगी, और ये बिल्कुल ऐसा ही है। हम इंसानों में ना एक टेंडेंसी है कि जब हम किसी भी और चीज़ में इंसानों जैसी कोई चीज़ें देखते हैं तो हम उसको एंथ्रोपोमॉर्फाइज करने लगते हैं। इसकी मिसाल ये है कि जैसे अगर हम ये देख रहे हैं कि एक रोबोट दौड़ रहा है, छलांगे लगा रहा है, कूद रहा है, समरसॉल्ट्स कर रहा है, तो हमारी अजम्पशन होगी भी हाथ भी मिला सकता होगा, ये मिसाल के तौर पर अंडा भी उठा के मुझे पकड़ा सकता होगा, जबकि ये अजम्पशन आमतौर पर गलत होती है। आपके बॉस्टन डायनामिक्स का एटलस सारा कुछ कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद इट्स नॉट इवन सेफ टू बी अराउंड, वो उससे भी पास नहीं हुआ हुआ, यानी कि इट कैन हर्ट यू, वो अपने हाथ वाथ मूव करेगा, आपको चोट लग सकती है। तो लिहाजा इसी तरह से अब मिसाल के तौर पर अल्फ़ा गो की बात करते हैं। गो एक बहुत मशहूर गेम है, इट्स कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्ट्रेटजी गेम्स इन द वर्ल्ड। जो उसका 18 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन था, उसको डीप माइंड के अल्फ़ा गो ने 4-1 से हराया था। वो अल्फ़ा गो जो एक तरफ इतनी बड़ा एक अचीवमेंट कर रही है, वो कोई सादी सी स्ट्रेटजी गेम नहीं खेल सकती गो के अलावा, वो टिक टैक टो नहीं खेल सकती।
अब एज ए ह्यूमन वी डोंट बिलीव दिस, बिकॉज ह्यूमंस की एक तरीका है जिससे वो सीख सीख के कुछ कहीं पहुंचते हैं. बच्चे हैं, फिर चलना फिरना सीखते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन सीखते हैं, आसान चीज़ें सीखते हैं, फिर मुश्किल चीज़ें सीखते हैं. बट AI इज़ नॉट लाइक दैट. वी ट्रेन AI फॉर अ वेरी स्पेशल पर्पस. वो उसमें बहुत अच्छी होती है, बाकी चीज़ों में नहीं होती. जब ये डिफरेंस हमें समझ में आ गया ना, तो हमें ये भी समझ आ जाता है देयर आर थिंग्स इन विच AI इज़ रियली गुड एट, but there are things where humans are really good at. So there are things which come natural to humans and quote unquote natural to AI and vice versa. ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि AI के लिए आसान है, हमारे लिए मुश्किल है, और इसके उलट भी ट्रू है. अच्छा, अब यहाँ पर अगर आएँ तो हमारे सामने ना एक बड़ा अच्छा सिम्बियोसिस का फिर एक चीज़ आ जाती है कि अच्छा फिर वो अच्छा सिम्बियोसिस क्या है, अच्छी मैरिज क्या है ह्यूमन और AI की. और उसमें जो एक जितनी रिसेंट रिसर्च है उसमें एक चीज़ सामने जो आ रही है, अगर मैं खाली जनरेटिव AI के कॉन्टेक्स्ट में सादा सी बात करूँ, expert prompting and expert evaluation is right now the only viable working mechanism जो AI और humans के बीच में आ रहा है. इसका मतलब क्या है? सिर्फ एक्सपर्ट ही जानता है कि सवाल पूछना कैसे है, और सिर्फ एक्सपर्ट ही उसके जवाब को वैलिडेट कर सकता है. मिसाल के तौर पर अगर मैं, जो कि मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, मैं AI से अपने सिम्टम्स बता के पूछने लगूँ कि मुझे क्या बीमारी है, और उससे ये पूछने लगूँ मैंने दवाई कौन सी खानी है, दैट्स द रेसिपी ऑफ डिजास्टर. क्योंकि मैं नहीं जान सकता, ना मुझे पूछना आता है कि मैंने वो सिम्टम्स कैसे बताने हैं, जिसको हम प्रॉम्प्टिंग कहते हैं, ना मुझे इवैल्यूएट करना आता है कि जो वो कह रहा है वो सही है या गलत है. हाँ, एक डॉक्टर अगर ये सवाल पूछता है, वो सवाल भी पूछना जानता है, वो जवाब इवैल्यूएट भी करना जानता है, क्योंकि जवाब में हेलुसिनेशंस हो सकती हैं, इनएक्यूरेसीज हो सकती हैं, वो देख सकता है जवाब सही था या नहीं था. उसके लिए ये एक अच्छा टूल है जो उसकी एबिलिटीज़ को एम्पलीफाई कर रहा है. मेरे लिए अगर मैं ऐसा सवाल करता हूँ, ये डिजास्टर है. तो लिहाजा मेरे ख्याल में इंसान की गुंजाइश मौजूद है, रहेगी. जिस चीज़ को हम कह रहे हैं ना परफेक्टेड AI, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हो जो हम समझ रहे हैं कि इट्स एग्जैक्टली लाइक अ ह्यूमन. उसकी एक अपनी सेट ऑफ डाउनसाइड्स होंगी, वीकनेसेस होंगी, जो शायद हमसे बहुत मुख्तलिफ होंगी. उसको हमारी और हमें उसकी ज़रूरत रहेगी. तो आई थिंक ये एक बड़ा इसमें अपॉर्चुनिटी भी नज़र आती है. लेकिन इसमें देखें, अगर मैं इसको थोड़ा इस तरह बात करूं कि जैसे जितनी भी स्पीशीज़ हैं और भी उनकी भी, जैसे शेर है वो बहुत बहादुर है, वो एक ख़ास चीज़ में बहुत हमला करके आपको हिला देगा, इंसान उससे हार भी जाता है. लेकिन दूसरी तरफ जो है वो इंसान चला के वो पुल बना सकता है, वो जहाज़ बना सकता है, वो ऊपर से उसको कुछ कर सकता है. लेकिन ये बात तो समझ आती है डिफरेंस अगर इस तरह हम देखें. मगर AI के बारे में जो एक चीज़ है, जैसे आप उसको अगर बॉडी दे देते हैं और अगर उसको आप सोचना, अगर इतना स्मार्ट, क्योंकि अब ये कोई कैलकुलेशन नहीं है जो मेरे लिए कर रहा है. अब ये बेसिकली ये ऑलमोस्ट हर चीज़ जो मैं बोलता हूँ समझता हूँ, क्योंकि लैंग्वेज हमने बात की थी एक कुछ अर्सा पहले, आपको याद होगा कि इंसान का जो इंटेलिजेंस है वो रिप्रेजेंट तो लैंग्वेज में होती है, आखिरकार वो कुछ थॉट्स में कन्वर्ट होती है, और वो लैंग्वेज के ऊपर उसको जब ट्रेन किया है तो वो इंसानों की तरह जो है ना फैसले करना शुरू हो गया, नतीजे निकालना शुरू हो गया. तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी और हमारा कॉन्शियस यानी ब्रेन, ये दो कॉम्बिनेशन हमें बनाते हैं इंसान. ठीक है ना. बॉडी तो उसकी हमसे मजबूत हो जाएगी क्योंकि हमें 2 हाथ मिले हुए हैं, उसको चाहे 6 लगा दो और 6 आंखें पीछे लगा दो, पर भी लगा दो, वो हम तो सोच भी नहीं सकते वो. लेकिन जहाँ तक जहन की बात है, तो जहन के एतबार से आज यस यू आर राइट कि वो उतना, उससे अगर एक बात आती है दूसरी नहीं आती. बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इज़न्ट इट, के उसको हर चीज़ आती जाएगी. तो अगर हम 50 60 70 साल के आगे बात करें, जब उसको हैंडशेक भी करना आ जाए, जब उसको रोना भी आ जाए, उसके अंदर एक आधे लीटर की बोतल रखी हो, जो ख़त्म हो जाए तो रोना बंद कर देगा, बट वो में भी पानी भर ले अपना कि यार मेरा आंसू मुझे चाहिए, एंड सो ऑन. तो इस लेवल पे अगर हम बात करें कि जिस डायरेक्शन पे हम चल पड़े और हमने जो टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर दी, अब वो अपनी उरूज पर पहुंचकर अपनी तरक्की की फॉर्म में जाकर क्या कैसे नहीं हमें रिलेवेंट करेगी. मुझे ना आपकी मिसाल बहुत पसंद आई, जो आपने शेर की मिसाल दी ना, मैं उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहूँगा इस चीज़ में. एज स्पीशीज़ हम ह्यूमंस को आदत है और ऐसी स्पीशीज़ के साथ कोएग्जिस्ट करने की जो स्पेसिफिक चीज़ों में हमसे बहुत बेहतर है. हमारा ताकतवर से ताकतवर आदमी भी ना घोड़े से ताकतवर नहीं होता आमतौर पे. ठीक है, वो शेर से डायरेक्टली शायद ना लड़ सके, कोई एक आध एक्सेप्शन निकल आएगी, लेकिन आमतौर पे हम यूँ नहीं होते. सो हम अलग अलग फील्ड्स में हारते रहे हैं. पहली मर्तबा किसी ने इंटेलेक्चुअल डोमेन के अंदर हमारी सुप्रीमेसी को चैलेंज किया. ये इससे पहले चैलेंज हमें नहीं मिला. सो आई थिंक दिस इज़ जस्ट अ वे ऑफ थिंकिंग कि अच्छा अब एक चीज़ ऐसी आ गई है जो इस फ्रंटियर के ऊपर भी हमारी बेस्ट को चैलेंज करना शुरू हो गई है. सो हमारे चैंपियंस को हराना शुरू हो गई है. हमारे बेस्ट डॉक्टर से बेहतर प्रिडिक्शंस करना शुरू हो गई है. वो मेमोग्राम्स में पहले से कैंसर डिटेक्ट करना शुरू हो गई जब इंसान को नज़र नहीं आ रहा होता. तो येस दैट्स ट्रू, ये बात बिल्कुल सही है. लेकिन हम इस इक्वेशन के अंदर ह्यूमन को भी स्टैटिक नहीं ले सकते.
एटलीस्ट हिस्टोरिकली देखें तो जब कभी ह्यूमंस को कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मिलती है जो उनकी किसी एक एबिलिटी को एम्पलीफाई करती है, ह्यूमंस हमेशा कोई नया फ्रंटियर आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद, जिसका उन्हें पहले अंदाज़ा ही नहीं होता। जैसे वो था ना कि आपकी अर्ली 1900s में कि फिज़िक्स तो ख़त्म हो गई, अब तो फिज़िक्स की ज़रूरत ही नहीं, हम जो सीखना था सीख लिया। उसके बाद वो फिज़िक्स खुली जिसका उससे पहले कभी अंदाज़ा ही नहीं था, विच रेवोल्यूशनाइज्ड एवरीथिंग आफ्टर दैट। सो मे बी हमें अभी ये लग रहा है कि अच्छा इंटेलेक्चुअल मैदान में अगर एक मशीन सेंटिएंट हो जाएगी, वो दर्द महसूस करने लगेगी, इमोशन महसूस करने लगेगी, या कॉन्शियस हो जाएगी कि उसके पास सिचुएटेड पर्सनलाइज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस आना शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर बंदे की क्या ज़रूरत रहेगी। लेकिन ये भी तो है कि जब वो मशीन्स वहाँ तक पहुँचेंगी तो ह्यूमंस शायद उन चीज़ों को डेलीगेट करना शुरू कर दें मशीन्स को, और ख़ुद अपने लिए इससे अगला एक कोई ट्रांसेंड करने लगे एक अगले मैदान के ऊपर। जैसे बिल्कुल इसी सादे सी मिसाल कैलकुलेटर है। हम उस ज़माने में ही रहे हैं जब हमारे पेरेंट्स हमें डांटते थे कि मेंटल मैथ क्यों नहीं कर रहे। लोग फ़ख्र करते थे फलाने सर का मेंटल मैथ बड़ा कमाल है यार, वो तो इतने बड़ी चीज़ दिमाग में कर लेते हैं। आज कोई इस बात पे फ़ख्र नहीं करता। नाउ वी हैव द कैलकुलेटर, वी हैव एक्सेप्टेड दैट, बट वी ऑल्सो एक्सेप्टेड कि अच्छा ये स्किल की मुझे परवाह नहीं है। नाउ मेरे पास बड़े मैदान हैं, क्या मैथ्स ख़त्म हो गया? नहीं, मैथ्स नहीं ख़त्म हुआ, वो स्किल की अब ज़रूरत नहीं रह गई। तो हो सकता है कि जब हमें इस इल्मी मैदान में जैसे क्रिएटिव राइटिंग अगर फ़तह हो गई और मेरी नज़म लिखना मेरे लिए इंपॉर्टेंट ना रही और वो काफ़िया रदीफ़ करना इंपॉर्टेंट ना रहा, तो मैं कहूँगा काफ़िया रदीफ़ करना भी कोई काम है, वो मशीन भी कर देगी। ख्याल काम है, वो शायद उसके पास नहीं है। एक नया थॉट काम है जो शायद उसके पास नहीं है। जो सारे बिगर कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक नया ख्याल लाना है, शायद वो उसके पास नहीं है। या वो सारी चीज़ें जो मैं अभी नहीं सोच सकता, जो उसका काम नहीं है। हाँ, मतलब एक चीज़ ये ज़रूर है कि अगर मैं देखूं कि मैंने अभी रिसेंट लिखना शुरू किया आर्टिकल्स वगैरह, तो मैं बाज़ औक़ात इतनी जंप्स लगा देता हूँ अपने प्रॉम्प्ट के अंदर कि तुमने ये पकड़ना है और वो पकड़ना है और इसको करना है, और वो लिख देता है मुझे। लेकिन आई एम क्वाइट श्योर कि वो उसको अगर मैं वैसे लिखने को सिर्फ ये कहता है यार कोई अच्छा सा कुछ लिख दो, अब अच्छा सा का भी वो मतलब नहीं निकलेगा, क्रेज़ी सा लिख दो वो भी वो नहीं होगा। मेरे पास कोई तरीका नहीं है उसको, या उसके पास कोई तरीका नहीं है समझने का उन लफ्ज़ों के अंदर रहते हुए कि मैं एग्जैक्टली क्या सोच रहा हूँ, तो मैं उसको वो बता सकता हूँ। तो ये आपका ख्याल है कि इस तरह की डायरेक्शन में हम अपनी आइडेंटिटी रखते जाएंगे। लेकिन एक चीज़ देखें, जो एआई का एक एलिमेंट जो है ना, कि जो हमारा प्राइड रहा है, आपने जैसे बात भी की कि आज तक हम कहते थे कि भाई ये हम ही हैं, तो हाउ विल वी कॉप अप विद दैट, कि मतलब बहुत ज़्यादा हम बेवकूफ़ साउंड करेंगे अब, क्योंकि एक कैलकुलेशन जब नहीं आती थी किसी को, कैलकुलेटर डम साउंड करवाता था, तो हम यही कहते थे रोंदी मार रहा है यार, ये ठीक नहीं है, मतलब यू नो लाइक कि यार इतना बड़ा नंबर एक बटन इक्वल टू दबा के आपने आंसर निकाल दिया है, मैं तो फंसा रहता हूँ। तो हमने अपने आप को सेटिस्फाई यूँ किया था कि चलो यार ये कहता नंबर ही कर लेता ना। लेकिन यहाँ तो देखें आपको वो डॉक्टर वाला, अब मैं आपको एक एग्जांपल सुनाता हूँ। वो टैक्सेशन का लॉयर एक बंदे ने हायर किया, मेरे दोस्त ने, उसके आगे दोस्त ने, तो उसने मुझे बता रहा था वो, तो उसने लॉयर हायर किया, तो उसने एक ड्राफ्ट उसको करके दिया। तो वो ड्राफ्ट उसने इसको दिया, इसने उसको जीपीटी को दे के उसमें पूछा कि यार इसमें मसले मसाइल क्या है, तो उसने लंबे चौड़े मसले निकाल के दे दिए। तो वो जो लॉयर था वो 2000 पाउंड चार्ज कर रहा था उसको। जब उसने उसको भेजा तो उसने कहा जी ये जिस लॉयर से आपने ये करवाया है ना, वो कम से कम 4000 पाउंड आपको चार्ज करेगा, तो आप मेरे से ही करवा लें। अब जब उसको ये बताया कि भैया तूने जो ये पूरा डिग्री लेके करके ये किया ना, मैंने 5 मिनट लगा के तुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। मैं पीछे एक वीडियो भी देख रहा था, उसमें भी था कि उसने कोई ड्राफ्ट किया लीगल डॉक्यूमेंट, वो $1000 6 घंटे लगा के एक लॉयर चार्ज करता है, बनाता है। उसने $3 की API कॉल से या जो भी उसने जो है ना वो 5 मिनट में बना दिया उसको। ये इंसल्ट है, मतलब थोड़ी सी, मतलब हम कैसे कॉप अप करेंगे इस चीज़ को, हम मान लेंगे इस बात को कि अच्छा इसको अगर आप थोड़ा मजहबी साइड पे आ जाए, ठीक है ना, ये देखिए होता क्या है कि टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा जो मैंने देखा है ना, वो ये है कि वो एक तो न्यूट्रल होती है इस सेंस में कि वो सच बोलती है। मतलब प्रोग्राम जब आपका बग आता है तो वो आपने कोई गन मारा होता है, वो खुद कुछ नहीं बेचारा गलती से करता। जो आपने अगर 2+ आपने अगर 2 वेरिएबल्स को जमा किया और +1 लिखा हुआ है, तो वो हमेशा आपको एक जमा करके देगा, चाहे आप उसको गालियाँ दें, क्योंकि आपने उसको कहा है कि एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड करना है तुमने। इसके साथ भी ये है कि आपको जो इसको पता है, ये आपको आपकी ही ज़ुबान में आप ही के हक़ाइक़ बताएगा, आप ही के फैक्ट्स बताएगा कि जनाब आप एक जगह ये कहते हैं और एक जगह ये कहते हैं, तो आप बेसिकली गलत आदमी है, ठीक है, हिपोक्रेट है आप, या व्हाटएवर। तो ये जो सच और आईना दिखाएगा, ये जो नई फिज़िक्स इन्वेंट करेगा, जो टेक्नोलॉजी इन्वेंट करेगा, जो हम नहीं कर सकेंगे, हम इससे ही करवाएंगे।
तो आपके ख्याल से क्या हम इससे शर्मिंदा होंगे या हम इसको अपना प्राइड लेके गए कि देखो यार ये हमने बनाया है और आज हम कहाँ पहुँच गए कि हम तो एक इशारा करते हैं. हाउ विल वी कॉप अप विद दैट? सो 2-3 अब इसमें अलग अलग चीज़ें हैं. एक सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पर्सनली आई फाइंड इट वेरी एक्साइटिंग कि हमें उस मैदान में किसी चीज़ ने चैलेंज किया है जिसमें आज तक कभी नहीं किया था. और जब भी कभी आपको किसी चीज़ में चैलेंज ना किया जाए आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं. तो शायद वो सारी इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस जो ह्यूमैनिटी ने आज तक की है ये उस ज़माने में की है जब ह्यूमंस की इंटेलेक्ट को कोई चैलेंज नहीं कर रहा था. एंड ह्यूमंस आर रियली गुड एट राइजिंग अप टू चैलेंजेस. अब जब उनकी इंटेलेक्ट चैलेंज होगी आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि ह्यूमन उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे. मुझे ऐसा लगता है, इतना फेथ अभी भी ह्यूमैनिटी में है कि शायद वी मे कम बैक विद सच न्यू फ्रंटियर्स इन द एवेन्यूज ऑफ इंटेलेक्ट जो इस वक्त की करंट एआई की ओवरऑल एबिलिटी से अभी शायद आगे हो. मैं ये नहीं कह रहा हमेशा के लिए हो क्योंकि कोई ऐसा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं है जिससे इम्प्रूव कर सकें कि ये काम नहीं कर सकेगी. तो लिहाजा ऑल्दो वी डोंट हैव अ रेसिपी टू मेक इट दैट, वी डोंट हैव अ वे टू से कि वो नहीं कर सकता. अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि हम को मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं. जब भी चैलेंज होते हैं हम आगे बढ़ जाते हैं उसमें. दूसरी बात जो आपने की है ना, तो 1+1 वाली बात, एआई के लिए वो ट्रू नहीं है. एआई, especially when it is given the objective to please the human, can distort facts, can lie, can tell you a completely non-factual, inaccurate answer just to make you happy. Because for AI right now, there is no difference, और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, there is no difference between a fact like 2+2 and an opinion कि मुझे लाल रंग अच्छा लगता है. दोनों चीज़ें दो propositions हैं. 2+2 = 4, मेरा पसंदीदा रंग सुर्ख है. जब उसने प्रेजेंट करना है तो अगर मेरे सामने वो रंग पे रखना है ना जो मुझे अच्छा लगेगा, मेरे सामने 2+2 का वो आंसर भी रखना है जो उसके ख्याल में मुझे अच्छा लगेगा. और ये चीज़ हुई है. सो इफ़ यू रीड द पेपर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंड द रिवर्स ट्यूरिंग टेस्ट, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने एग्जांपल दी है कि GPT-3 से पूछा व्हाट इज़ 2+2, इट्स एट 5. सो दे आस्क्ड कि ये तुम क्यों ये जवाब दे रहे हो. एंड द GPT-3 सेड कि जॉर्ज ऑरवेल का नॉवल है 1984, उसमें प्रोटैगनिस्ट को टॉर्चर किया जाता है यहाँ तक कि दे एग्री कि 2+2 = 5. आई वांटेड टू शो यू दैट आई हैव लिटरेरी रेफरेंसेस, आई नो 2+2 = 4. इट वाज गिविंग एन आंसर व्हिच वाज सपोज्ड टू मेक दैट पर्सन हैप्पी. तो ये यहाँ तो अब इस चीज़ को जोड़ें इस चीज़ के साथ कि खुद उसका बेस ट्रेनिंग डेटा में चीज़ कहाँ से आ रही है, इंटरनेट के टेक्स्ट से. क्या इंटरनेट का टेक्स्ट जो हमने जनरेट किया है क्या बायस फ्री था? हरगिज नहीं. एज फार फ्रॉम इट एज पॉसिबल, एक्सट्रीमली बायस्ड. वहीं से सो नाउ द मशीन इज गोना शो अस अ रियली क्रिस्टल मिरर. ये हो तुम लोग. यानी अभी तो आप सेंसर्ड मॉडल से डील करते हैं ना, जो बेचारे बड़े तमीज़ से बात करते हैं, एहतियात से गुफ्तगू करते हैं, सच कहने की कोशिश करते हैं. इसी मॉडल को आप ज़रा अनलीश करें, वो आपसे वो सब कुछ कहेगा जो हम कहते हैं. उसे 2 मिनट की गुफ्तगू करेंगे वो गालियों पे उतर आएगा. सो और वाकई अनसेंसर्ड मॉडल का यही बिहेवियर होता है. तो लिहाजा जिस वक्त ये उन एवेन्यूज़ के अंदर ये चीज़ आएगी, हमारे सबसे बड़े चैलेंजेस शायद खुद एआई नहीं होगा, हम होंगे. यानी एक ये सवाल जब किया जाता है ना, एआई को डिबाइस कैसे करें, उसको डिबाइस ऐसे करें, अपने आप को डिबाइस कर लें, उसे डेटा देंगे वो ठीक हो जाएगा. ये वही बात है, मैं अपने बच्चे को सच कैसे सिखाऊं, उसके सामने सच बोलना शुरू कर दो. बाकी सारे पैच वर्क्स हैं, दे वोंट वर्क लॉन्ग टर्म. एआई इज़ योर किड who's gonna replicate your each and every behavior जो आप पिछले पूरी तारीख में करते रहे. और अब तप उसके ऊपर हमें इसलिए चढ़ रही है क्योंकि वो वही कर रहा है जो हम करते रहे और अब हम उससे ये बर्दाश्त नहीं कर रहे. तो आई थिंक देयर आर नुआंसेस. ऐसा नहीं है कि इसके आने के बाद और इसके इंटेलिजेंट होने के बाद हमारी गुंजाइश नहीं रहेगी. मुझे ये लगता है वी गोना फाइंड सम रियली अमेजिंग एवेन्यूज फॉर अस. इंटरेस्टिंग. अच्छा, अब थोड़ा सा बात करना चाहूँगा मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे. सो आई नो यू हैव बीन कंडक्टिंग वर्कशॉप्स. उसमें आई बिलीव 2 दिन की होती है या मे बी हफ्ते की शायद होती हो. तो उसमें आप किस हद तक सिखाते हैं, कितना उसके बाद किस हद तक एक आदमी जो है वो बेनिफिट ले सकता है, एक बात. और दूसरी तरफ अगर हम पूरे डिग्री के कोर्स की बात करें, इसमें आप मशीन लर्निंग पढ़ाते हैं, जनरेटिव एआई पढ़ाते हैं, उसमें तो आई बिलीव कि आप बनाना सिखाते हैं और वो सब. लेकिन इनकॉर्पोरेट करना कि मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इतनी अच्छी कर लूँ कि मैं उससे सॉफ्टवेयर लिखवा सकूँ, मैं उससे आर्टिकल तो लिखवा ही लूँगा लेकिन एडवांस लेवल के काम भी मैं उससे करवा सकूँ. इस पर मतलब इसकी आप करते हैं ये, या हो सकता है ये, या हो रहा है कहीं, इस पर कुछ कमेंट कीजिएगा कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. बहुत अच्छा सवाल है. इसके पूरे लैंडस्केप को क्विकली देख लेते हैं ना जी. सो फर्स्ट करें, एक शख्स है जो ये चाहता है कि वो
ML AI की फील्ड में प्रोफेशनल बनना चाहता है, वो एक्सपर्ट बनना चाहता सही है, है। ML इंजीनियर बनना चाहता है, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है, उसका पाथवे कुछ और है। और एक शख्स जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, एक लॉयर है, डॉक्टर है, प्रोफेशनल है, CEO है, किसी कंपनी का हेड है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो इतनी AI सीखना चाहता है कि उसके कामों में वो अपस्किल होकर AI को शामिल कर ले और अपने प्रोफेशन में बेहतर हो जाए, ये और AI है। अगर हम पहले वाले की बात करें जो मैं पढ़ाता हूँ एज पार्ट ऑफ माई प्रोफेशन, उसके लिए यू नीड टू स्टार्ट विद द बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ इट। सो यू नीड अ बैकग्राउंड इन प्रोबेबिलिटी, इन लीनियर अलजेब्रा, इन प्रोग्रामिंग। इस सब कुछ के बाद यू टेक अ बेसिक कोर्स ऑन मशीन लर्निंग जिसमें आप बेसिक मशीन लर्निंग सीखते हैं। देन यू टेक एन एडवांस कोर्स लाइक डीप लर्निंग या जनरेटिव AI। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये वो कोर्सेज हैं जिसके आखिर में आप अपना चैट बॉट लिख रहे होते हैं, आप अपना चैट GPT ट्रेन कर रहे होते हैं, फ्रॉम स्क्रैच आप पूरी की पूरी चीज़ लिख लेते हैं। ये एक पाथवे, ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो इस फील्ड के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा पाथवे है कि एक शख्स जो ऑलरेडी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, कुछ भी है, वो चाहता है मैं इतनी AI सीख लूँ कि मैं अपनी फील्ड में उसको करामत कर सकूँ। अब यहाँ सवाल ये आएगा कि वो खुद है कौन। अगर तो वो एक जनरल प्रोफेशनल है और जो हम वर्कशॉप्स करवाते हैं, ये वर्कशॉप्स ज़्यादा फोकस कर रही होती हैं उन यूज़ केसेस के ऊपर जो प्रोफेशनल्स के लिए हैं। मिसाल के तौर पर एक मार्केटिंग का बंदा है, उसने ये समझना है कि मैंने एड्स कैसे बनाने हैं इसकी मदद से, मैंने B2B B2C मार्केटिंग कैसे करनी है, मैंने इसके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, ये मेरे ऐड की गलतियाँ कैसे निकालेगा, ये मेरी टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई कैसे करवाएगा, ये उसके पर्सोनास कैसे बनाएगा। अब इस सब कुछ में उसका अपना जो एक्सपर्टाइज है ना, हम वो एम्पलीफाई करवाते हैं और उसको इतनी AI सिखाते हैं कि वो 1 दिन या 2 दिन की वर्कशॉप के बाद वो सब कुछ करता हुआ निकले, हैंड्स ऑन सब कुछ करके निकल रहा होता है। सो ये अब ये हम मिसाल के तौर पर मार्केटिंग के लिए भी है, बिजनेस के लिए भी है, डेवलपर्स के लिए भी है, प्रोग्रामर्स के लिए भी है, इस तरह की चीज़ें जर्नल प्रोफेशनल्स के लिए भी है, तो वो सब। अच्छा, अब आपने बिल्कुल सही कहा कि उसका एक फोकस होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे। नाउ लेट्स टॉक इन सिंपल वर्ड्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या? इंसानों के लिए ना किसी से भी कम्युनिकेट करना आसान नहीं रहा तारीफ में कभी भी। अगर इसका सबूत चाहिए ना तो जस्ट लुक अप द बुक्स जिनके टाइटल में हो हाउ टू टॉक टू, सो हाउ टू टॉक टू अल्लाह, हाउ टू टॉक टू वुमेन, हाउ टू टॉक टू चिल्ड्रन, हाउ टू टॉक टू फ्ला। AI इज़ नो एक्सेप्शन। हमें AI से बात नहीं करना आती, हमें नहीं पता कि हम किस तरह क्या कहेंगे तो ये हमें वो जवाब देगा जो हम चाहते हैं। और यहाँ एक फ़र्क इस चीज़ में भी है कि हम क्या चाहते हैं और क्या कह रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक फ़नी वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, मैंने कहीं देखी थी, मुझे पता नहीं किसकी है। उसमें एक चिराग का जिन है जिससे वो बंदा ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि मैं ना जब विशेज़ तुम्हारे सामने रखूंगा ना, तुमने मुझे पहले बताना है तुम दोगे क्या। तो वो उससे कहता है मेरी विश है कि आई वांट टू फ्लाई, एंड द जीनी सेज आई विल मेक यू अ हाउस फ्लाई। कहता है ओके आई विश फॉर अ मिलियन विशेस। वो कहता है ओके यू विल बिकम द जिनी, आई विल बिकम द ह्यूमन, हाउ डू यू थिंक आई एंडेड अप इन दिस प्लेस। सो यानी हम चाह कुछ रहे हैं, मांग कुछ और रहे हैं। ये AI के साथ बड़ा ज़रूरी है कि हम जो चाह रहे हैं ना, उसे नहीं पता कि हम क्या चाह रहे हैं, उसे सिर्फ वो वर्ड्स मिल रहे हैं जिन वर्ड्स में हम मांग रहे हैं। राइट एन ऐसे, मेरे जहन में है मैं फलानी चीज़ पे ऐसे लिखवा। राइट एन ऐसे ऑन टेक्नोलॉजी, काफ़ी नहीं है। राइट एन ऐसे ऑन टेक्नोलॉजी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ सोशल एक्टिविस्ट प्रोमोटिंग ह्यूमन वैल्यूज़। अच्छा, अब उसे बात समझ आना शुरू होगी। तो इसके बाकायदा तरीके हैं, इसके लेवल्स हैं जिस तरह से आप प्रॉम्प्टिंग करते हैं। इमेज की अलग प्रॉम्प्टिंग होती है, टेक्स्ट की अलग होती है, डेटा एनालिसिस की अलग होती है, प्रेजेंटेशन बनानी है उसकी अलग होती है। तो वो प्रॉम्प्टिंग सारी जो है ना, इसको इस आर्ट ऑफ टॉकिंग टू AI को कम्युनिकेटिंग, तो इसमें आप जो है अगर लेट्स से डिफरेंट प्रोफेशनल्स के साथ बैठते हैं तो उसमें आप क्या उनको फिर आपको तो शायद उसका नॉलेज नहीं है, तो आप उन्हें ट्रेन पे कैसे उन्हीं के अंदर से निकलवाते हैं चीज़ें? राइट कि आप उनसे पूछते हैं कि भाई आपको क्या गलती लग रही है, राइट कि मैंने इसको ये कहा था और ये कह रहा है, फिर आप उसको बताते हैं कि भाई इसको ये कहो। इस तरह से आप उसका स्ट्रक्चर करते हैं? एग्जैक्टली। अब देखिए मिसाल के तौर पर मेरा सारी ज़िंदगी मेडिसिन से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। हमारी एक वर्कशॉप्स की सीरीज़ है जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सक्सेसफुल जा रही है, वो है मेडिकल डॉक्टर्स के लिए, हाउ कैन डॉक्टर्स यूज़ जनरेटिव AI। अब वहाँ पर सिर्फ हमारा काम इतना होता है, जैसे एक मैरिज काउंसलर नहीं होता, इसका काम ये होता है कि इन दोनों की बातचीत शुरू करवा दे कि जी ये बहुत बुरा है, इसको बताया कि क्या बुरा है। सो बेसिकली हम उनकी वो आइस ब्रेक करवा रहे होते हैं कि अच्छा आप अपनी ज़बान में इससे ये चीज़ कहें, लेकिन ये कहने से पहले ये भी कह दें यू आर एन एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट। अच्छा ओके, ये क्या, ये रोल प्लेइंग है। अब आपकी GPT को पता लग गया है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने डॉक्टर की तरह जवाब देना है। यू आर टॉकिंग टू अ लो लिटरेट मदर, ओके ठीक हो गया। तो अब मैंने किस अंदाज से जवाब लिखना है? यू नीड टू गिव अ रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ अ मेडिकल नोट। अच्छा ठीक है, अब ये जो चीज़ें बीच में है ये हम ऐड करवा रहे हैं। बीमारी को बयान कैसे करना है वो उसको बेहतर पता है, सही है, इवेल्युएट कैसे करना है वो भी उसको मुझसे बेहतर पता है। ठीक हो गया। और ये जो आप करते हैं, इज इट बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद GPT और योर नॉलेज ऑफ हाउ GPT वर्क्स? ये एक इम्पॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि जैसे मैंने भी यूज़ कर करके भी बहुत कुछ सीख लिया। Yes. तो आप इसको किस लेवल पे मतलब आपका अपना यूजेज है या आपका नॉलेज ऑफ द टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा अच्छा है कि यार ये कर रहा है तो ये गलती कर रहा है, इसको ये डाल दो? बहुत कमाल सवाल है आपका।
इसके जवाब में ना, यानी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि खाली यूजेज इज़ इनफ, बट देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ दीज मॉडल्स विच गो डाउन टू द वे दे आर इम्प्लीमेंटेड। इनके कुछ मसाइल ऐसे हैं जो तब सामने आएंगे जब आपको ये पता होगा कि अच्छा अंडरलाइंग इसकी रिप्रेजेंटेशन मीनिंग की एक चीज़ में हो रही है जिसे हम एम्बेडिंग्स कहते हैं, वो एक मीनिंग स्पेस है। अब एम्बेडिंग्स की अगर आपको नहीं समझना, आपने खाली उससे बातचीत की है, तो ये ऐसा है जैसे आपने रैंडमली बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, कुछ चल गई, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि जो चली क्यों चली, जो नहीं चली क्यों नहीं चली, बस ये चल रही है अभी। उन्होंने अपना मॉडल अपडेट किया, जो चल रही थी वो चलना बंद हो गई, जो नहीं चल रही थी वो चलना शुरू हो गई, ठीक है। बट इफ़ यू नो इट, और ये वही वाला डिफरेंस है जो आपको याद होगा जब हम बैचलर्स कर रहे थे कंप्यूटर साइंस का, तो हमसे अक्सर लोग कहते थे यार अच्छा इंजीनियर में, मैकेनिकल इंजीनियर में और मैकेनिक में क्या फ़र्क है, गाड़ी तो उससे इंजीनियर से तो ठीक होती नहीं है, मैकेनिक 2 मिनट में ठीक कर देता है। भाई जब इंजन चेंज होगा ना, तो मैकेनिक को नए इंजन का नहीं पता होगा, इंजीनियर को पता होगा, बिकॉज उसको उसका डिज़ाइन पता था। तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है कि इसके राइट पोटेंशियल्स, राइट वीकनेसेस और राइट प्रोजेक्शन के लिए आपको अंदर तक उस बात का पता हो, ताकि जो आप टेक्निक सिखा रहे हैं वो इस पर फाउंडेड हो कि सब कुछ चल कैसे रहा है। तो फॉर एग्जांपल इन आवर वर्कशॉप्स हम ये भी करते हैं कि उनको ये भी समझाते हैं कि अच्छा अंडरलाइंग मॉडल चलता कैसे है, जीपीटी काम कैसे करता है, इन सिंपल वर्ड्स विदाउट यूजिंग एनी जार्गन, चलता कैसे है, मीनिंग रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, इमेज कैसे बन जाते हैं, क्या वो इमेज पहले से इंटरनेट पे पड़े होते हैं जिन्हें वो जोड़ देता है खाली, या वो इससे बेहतर कुछ कर रहा है, ताकि आप ये देख सकें कि पॉसिबिलिटी आप क्या क्या ले सकते हैं उससे। और लेकिन इसका ये भी मतलब है कि जब नया कोई वर्जन आता है तो फिर आप उसको स्टडी करते हैं, और इज़ इट ऑल्सो द केस कि आप उसके रिस्पॉन्स से सेंस कर सकते हैं कि अच्छा ये क्या कर रहा होगा। सो खाली रिस्पॉन्स काफ़ी नहीं होता, आमतौर पे हमें उसका जो भी, या तो उसका अपना कोई पेपर या रिसर्च पेपर साथ आता है वो पढ़ना पड़ता है, और वो ये चीज़ें बाज़ दफ़ा इतनी जल्दी करनी पड़ती हैं। मैं आपको इस चीज़ की एग्जांपल दूं, जिस दिन O1 रिलीज़ हुआ है उस दिन मेरी वर्कशॉप थी। अच्छा। सो मैं जिस वक्त उठा हूँ सुबह फजर के टाइम पर, मैंने देखा है कि कोई नई चीज़ आई है, उस वक्त से लेकर, और उस दिन मेरी जो वर्कशॉप थी ना वो दोपहर के बाद थी, उस वक्त से दोपहर तक का मैंने सारा टाइम जितनी मौजूद इन्फॉर्मेशन थी वो सीखने पर लगाया है कि ये चीज़ हुई क्या है। So, इतना इमीडिएटली एक ही वर्कशॉप दोबारा 2 हफ्ते बाद करानी हो ना, तो वो दोबारा 5-6 घंटे ले जाती है प्रिपरेशन की, कि तब से 2 हफ्ते में क्या क्या चीज़ तब्दील हो गई है। तो यस, उसको पूरा स्टडी करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और क्योंकि यही कोर्सेज हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ अंदाज़ा होता है कि फील्ड जा के सिर्फ रही है, तो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ब्लैंक स्लेट से अक्सर चीज़ शुरू हो रही है। एंड देन वी ट्राई कि अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई वर्ड्स में करना है, कैसे बोलना है, कैसे कहना है, इनके लिए यूज़फुल कैसे बनाना है। अच्छा, और ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, इसके लिए आपके ख्याल से हमने ये बात की कि कुछ मतलब आपने बताया कि लोगों को डिफ़िकल्टी होती है बात करने में, वो कौन सा स्किल है या वो कौन सी एक्सपर्टीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल लैंग्वेज, कि अगर एक आदमी बहुत ज़्यादा लिटरेचर पढ़ा हुआ है, तो उसने या फिक्शन बहुत पढ़ी हुई है, तो उसको बहुत से डायलॉग्स पता है, बहुत से स्टाइल्स ऑफ टेलिंग पता है उसको, या हमारी फील्ड में ऐसे उसने बलागत पढ़ी हुई है और उसको वाय पता है, उसे ग्रामर बहुत अच्छी पड़ी हुई है, उसको पता है कि कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर किस काम के लिए यूज़ होता है और मैं उसमें एडजेक्टिव लगा के क्या क्या कर सकता हूँ, तो वो प्रॉब्ली ज़्यादा अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकता है। एंड डू यू थिंक, आई मीन दिस इज़ व्हाट आई थिंक, बट व्हाट डू यू थिंक, और कोई स्किल सेट उसका ऐसा जो कि उसको आना चाहिए ताकि वो एक अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सके, ताकि वो AI को अच्छा इस्तेमाल कर सके? इट हेल्प्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट, इट विल सर्टनली हेल्प अगर आप जो काम करवा रहे हैं वो लिटरेचर का है, आप नज़म लिखवा रहे हैं और आप शायर हैं, दैट्स द परफेक्ट ब्लेंड। अगर आप एसे लिखवा रहे हैं या मार्केटिंग पीस लिखवा रहे हैं, खुद मार्केटियर हैं, दैट्स अ परफेक्ट ब्लेंड। लेकिन ऐसा नहीं है कि जनरल प्रॉम्प्टिंग में ज़्यादा वोकैबुलरी वाला शख्स ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं है। यानी बेसिक वोकैबुलरी तो आपको चाहिए, अंग्रेज़ी ही नहीं आती तो अंग्रेज़ी में प्रॉम्प्ट नहीं लिख सकते, उर्दू ही नहीं आती तो उर्दू में प्रॉम्प्ट नहीं लिख सकते। लेकिन हाँ, उससे आगे क्या है, उससे आगे ये है कि देयर इज़, आपको कुछ नॉलेज चाहिए होता है कुछ सर्टेन कीवर्ड्स का, जो कि बिकॉज ये मॉडल्स बेशक आपकी नेचुरल लैंग्वेज समझ रहे हैं अंदर से अभी भी बॉट्स, आप एक सर्टेन वर्ड लिख देते हैं और उस वर्ड से उसकी आउटपुट कंप्लीटली बदल जाती है। मिसाल के तौर पर आपने उससे एक पहेली पूछी, उसने पहेली का जवाब गलत दिया, आपने उसका मजाक बनाकर मीम बनाकर इंटरनेट पे पोस्ट भी कर दी। उस पहेली में अगर आप खाली ये लिख देते थिंक लॉजिकली, बस जस्ट these two words, in most cases you will see that your models like GPT-4o they will fix it, they will give you the right answer। ये हमने बारहा करके, हम लाइव भी करके दिखाते हैं कि देखिए ये अभी क्या जवाब दे रहा है, इस चीज़ का बेवकूफ़ाना जवाब दे रहा है, ये 2 वर्ड डाले और इसने इसको सब कुछ ठीक कर दिया, और ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक ए स्किज़ोफ्रेनिया,
कि अभी कुछ और था, अभी कुछ और है, अभी कह रहा है वो तो जवाब हो ही नहीं सकता, अब तो जवाब ही सिर्फ ये हो सकता है। आपने किया क्या, यू एक्सप्लेन टू इट कि मैं तुमसे चाह क्या रहा हूँ, सही है, मुझे लॉजिकल आंसर चाहिए या पोइटिक आंसर चाहिए। मैं समझ गया। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, आई थिंक ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर कुछ गुर हैं, आप ये समझ लें, जो आपको थोड़े बहुत सीखने तो अगर फिर भी मैं कहूँ कि अगर एक आदमी कर रहा है और उसको बार बार ही लग रहा है कि यार ये मेरे वो जवाब नहीं दे रहा, ऑब्वियसली हम ये कंक्लूड करते हैं कि मेरा ही मसला है। बट वो अपना मसला फिर क्या, मतलब वर्कशॉप ही अटेंड करे या कोई इज देयर एनी अदर वे ऑफ, यू नो व्हाट आई मीन, के ट्रेनिंग ज़रूरी है या कोई स्किल भी है या कोई उसको कोर्स वो ले सकता है कोई और, जिससे उसको ये चीज़ उसके अंदर आए। यानी उसमें अब यूँ समझ लीजिए कि ऑनलाइन भी बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है, deeplearning.ai जैसे एंड्रूइंग की जो ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं सो सॉरी मैं कट कर, मेरा ये पॉइंट है कि जैसे आपकी नॉर्मल लाइफ में जैसे इज इट अ नॉलेज कि जो कि कोर्स लेकर ही किया जा सकता है, या जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब आप कहते हैं कि जो बंदा इम्पेशेंट है, ठीक है ना, वो 2-4 में बंद करो मुझे नहीं गुस्सा कर गया। अब एक आदमी है वो जो है ना थोड़ा पेशेंस उसका ज़्यादा अच्छा है, तो वो समझने की कोशिश करेगा कि यार तो ये पेशेंस एक ऐसा एट्रीब्यूट है कि जो हेल्प कर रहा है आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, फॉर एग्जांपल दिस इज वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। तो इज देयर एनीथिंग एल्स कि जो कि आपको रेडी करता है एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर फॉर लर्निंग और डीलिंग विद इट? राइट, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। 2 तरह की, फ़र्ज़ करें आपने एक प्रॉम्प्ट लिखा, जो आप चाह रहे थे वो काम नहीं हुआ। हाँ। अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपको सही से पूछना नहीं आ रहा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो काम ये कर ही नहीं सकता। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लें कि मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं चाहता हूँ गाड़ी स्पिन करे। मैं बड़ी कोशिश की, मुझसे नहीं हुई। आपसे मैंने बात की, आपने कहा ये हैंड ब्रेक खींचो, ये घूम जाएगी। अच्छा ठीक है। अब मैं एक ख्वाहिश कर रहा हूँ ये उड़ने भी लगे, और मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा भई ये नहीं उड़ सकती, ये गाड़ी है। तो अब यही चीज़ आपकी LLMs के साथ भी है, लैंग्वेज मॉडल्स के साथ भी। What to आपने एक expect? उससे ख्वाहिश की, वो आपसे नहीं हो रही थी, उसकी वजह ये थी आपका प्रॉम्प्ट ठीक नहीं था, आप सही सवाल नहीं पूछे। एक दूसरी ख्वाहिश की, वो कर ही नहीं सकता, वो उसकी एबिलिटी में ही करंटली नहीं है। अगर कर भी देगा तो फ्लूक होगा, जिस वजह से वो करेगा। ये फ़र्क के लिए आपको बैकग्राउंड चाहिए, इसके लिए तो आपको ट्रेनिंग चाहिए। हाँ, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि खुद प्रॉम्प्टिंग के लिए क्या करें, एक जो सीधा सादा सा उसका उसूल है ना, वो ये है कि प्रॉम्प्टिंग इज़ लार्जली ट्रायल एंड एरर। ठीक है, करते जाएं। स्पेंड मोर टाइम विद इट, प्ले मोर विद इट, एंड जब वक्त मिले थोड़ा बहुत इधर उधर से भी सीखते रहे, वरना हो सकता है आप उस ट्रायल एंड एरर से बड़ी देर बाद वहाँ तक पहुँचे। थोड़ा बहुत सीखते रहें, खुद ट्राई आउट करते रहें। फिर एक चीज़ ये है कि एक कोशिश जो इस वक्त AI की फील्ड में हो रही है ना, वो मॉडल्स को किसी हद तक रोबस्ट करने पे हो रही है टू प्रॉम्प्टिंग, कि अच्छा। मॉडल खुद आपके प्रॉम्प्ट को बेहतर कर दे। लेकिन अब अगेन उसने एजम्पशन लेनी है, वो आपको जानता नहीं है। तो अगर आपने अपना मकसद नहीं बताया, हाँ ये ज़रूर कर सकते हैं, आपको प्रॉम्प्ट नहीं लिखना आता, अपनी सारी ख्वाहिश को डिटेल में उसको बयान कर दें। इतना लंबा प्रॉम्प्ट लिख दें, उसे कहें राइट अ बेटर प्रॉम्प्ट फॉर मी, इट्स गोना राइट द परफेक्ट प्रॉम्प्ट फॉर यू, अच्छा, वो लिख देगा। लेकिन वो जो नहीं जान सकता, वो आपका कॉन्टेक्स्ट नहीं जान सकता, बिल्कुल। वो आपको उसे बताना ही पड़ेगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि डिग्री की बात कर रहे थे, सो एक बात मेरे ज़हन में आती है कि क्या कंप्यूटर साइंस पूरा दोबारा से 4 साल की जो हमारी प्रोग्रामिंग और जिससे हम सीखते हैं हर कॉन्सेप्ट को, वो आपने क्लियर किया था कि वो चाहिए, और आपने बात की कि क्योंकि एक्सपर्ट ही इसके साथ बात कर सकते हैं और वही उसका रिस्पॉन्स समझ सकते हैं। मेरे दिमाग में इस पर छोटे से 2 सवाल निकलते हैं। नंबर 1 ये कि ऑप्टिमाइजेशन, कि अब क्या हमें इन द लाइट ऑफ व्हाट वी हैव विद अस, क्या हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स को, या हम वैसे ही चलते रहे और इसके अंदर इंजेक्ट करें इसको, और वो इंजेक्शन किस तरह की होगी? क्या हमारी असाइनमेंट्स मैंडेटरी हों कि वो AI को यूज़ करें, इसी के थ्रू करवाएं काम, ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच है? या हम कहें नहीं, वही वाली बात, कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना, तुम्हें एक्सपर्ट बनना है, और मेरी थ्योरी है कि एक्सपर्ट बनोगे तो अच्छा यूज़ करोगे तो उसको हाथ नहीं लगाना, जब तक वो पहुंचेगा उधर तो वो हाथ, मतलब आदत नहीं होगी उसको। इस पे एक तो दूसरा ये था कि आप देखें कि जो टीचर होता है, वो टीचर सब कुछ सिखा सकता है। अगर मैं एक अच्छा टीचर हूँ तो मैं मतलब विद सम assumptions मैं किसी को भी पढ़ा सकता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे पास पेशेंस नहीं है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे जल्दी से बताओ कि 5 into 5 क्या होता है, तो वो क्या 5 क्या होता है, तो अब मुझे पता यार इसको बताना पड़ेगा, बेटा अच्छा जो याद करो 1 2 3 4, वो 1 को कहता है लेट्स से 2 और 3 कह रहा है। अब मैं कहूँगा इसकी स्पीच थेरेपी नहीं ठीक, तो मैं कहूँ 3 उसको 3 से इसको कर दूंगा, ठीक है ना। सो देयर आर ऑलवेज लेवल्स जहाँ पे मैं गेज कर सकता हूँ कि यार इसको ये नहीं आता, इसको ये नहीं आता।
तो विद AI फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्सपर्ट नहीं भी हैं तो इतना स्मार्टनेस उसके अंदर होनी चाहिए कि वो समझ जाएगा यार मैंने इसको क्या जवाब दिया है और ये भाई मुझसे क्या बात कर रहा है। तो मैं उसे क्वेश्चनिंग के ज़रिए या एक एक्सपीरियंस के ज़रिए वो मुझसे पूछता जाए, मुझे प्रोफाइल करता जाए, जैसे कि खान अकेडमी एजुकेशन के टूल्स करेंगे कि वो स्टूडेंट को पहले समझेंगे, उससे सवाल पूछेंगे और उसके जवाब पे देखेंगे यार अभी तो उसको समझ नहीं आया, हो गया और मिसाल दो। तो एक्सपर्ट वो 4 साल का जो बन के साइड पे फिर इसमें जो आना है, क्यों ना इसके साथ ही हम ग्रो करें, क्योंकि जब हमने इस्तेमाल हर चीज़ को करनी है तो इसी से सीखें और इसी से जो है ना इवॉल्व करें। तो इस पूरे स्पेक्ट्रम को, थोड़ा लंबा सवाल है लेकिन हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? आपके सवाल के ना दो हिस्से हैं और दो एक दूसरे से यानी थोड़े से अलग हैं। जो पहला सवाल है ना कि एक्सपर्ट की ज़रूरत अब क्या रह गई है, उसमें ना हम एक एंगल और बीच में लाते हैं। हम करंटली एआई के यूफोरिया फेज़ में हैं, उस फेज़ में हैं जहाँ पर ये भी एक नई नई चीज़ लोगों के अंदर आई है, आवाम के अंदर ये नई नई चीज़ आई है। इस वक्त इससे जो कुछ भी हो रहा है ना वो लोगों को डैज़ल कर रहा है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग करने वालों में से कोई 10 मार्केटिंग वाले बंदे ऐसे हैं जिन्होंने एआई सीख ली, उनके ऐड जल्दी जल्दी बनने लगे, वो ऐड जाने भी लगे, सबको नज़र आ रहा है यार ये तो बड़ा कमाल काम कर रहे हैं, अब तो हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई। दे विल इवेंचुअली कम एन इक्विलिब्रियम फेज जिसके अंदर मार्केट विल बी सैचुरेटेड विद एआई जनरेटेड एड्स एंड इट विल स्टार्ट लुकिंग द सेम। ये तो एक जैसे एड्स ही हैं, अब तो कुछ भी नहीं बिक रहा क्योंकि अब सबके पास एआई है। अब आपको क्या चीज़ मुमताज़ कर रही है? अब आपको वो शख्स मुमताज़ कर रहा है जिसने उस एआई से सवाल पूछा था। राइट। तो इवेंचुअली सेटलमेंट वाले इक्विलिब्रियम वाले फेज में जब आएंगे ना तो फिर आपका एक्सपर्ट वापस वहीं आ जाएगा। क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही आपको याद होगा कि जिस वक्त सन 2000-2001 में हम कंप्यूटर साइंस में गए थे तो ये सुना था यार ये एक डिग्री है, ये कर लो नौकरी मिल ही जानी है। उस वक्त जिसके पास सीएस की डिग्री होती थी उसे नौकरी मिल जाती थी। द क्वालिटी वाज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। इवेंचुअली जब फील्ड इक्विलिब्रियम में आई तो क्वालिटी फिर इंपॉर्टेंट बार रेज होती है, बार रेज हो गई। तो एआई की बार भी रेज होगी, एआई जनरेटेड चीज़ें उस तरह से नहीं चलती रहेंगी। तो एक्सपर्ट की ज़रूरत जहाँ तक मेरी समझ है वो उसी तरह से रहेगी। हाँ, मैग्नीट्यूड शायद बदल जाए, अमाउंट ऑफ हेल्प बदल जाए। अब आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, जो आपने कहा कि क्या हम इसके साथ ट्रेन हों। आई थिंक येस, हमने आइडेंटिफाई करना है कोर स्किल को कि जहाँ पर मैं अपने दिमाग को एक चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ। जैसे जिस कोर्स में आज भी मैंने मेंटल मैथ सिखाना है मैं कैलकुलेटर अलाउ नहीं करता, वैसे ही जिस कोर्स में मैंने क्रिटिकल थिंकिंग सिखानी है मैं एआई के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग अलाउ नहीं करूँगा शायद है। लेकिन उसी में मैं एक कंट्रोल्ड सिम्बियोसिस लाना शुरू कर दूंगा कि अच्छा पहले इस ऐसे के ऊपर खुद क्रिटिक करो, अब अच्छा ऐसा करो GPT-4 ऑन करो, उसके साथ ब्रेनस्टॉर्म करो इस ऐसे के बारे में, उससे क्रिटिक लिखवा नहीं सकते, उसके साथ सोचो ज़रा कोई नए ख्यालात आते हैं, देन कंपेयर द टू और बताओ कि तुमने क्या मिस कर दिया था जो एआई के साथ सोचने में तुम्हें हेल्प मिली है जिस चीज़ में। इस तरह से जब हम इसको बीच में लाना शुरू करेंगे ना, क्योंकि हमारी अगली जनरेशन्स ने इस एआई के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको इस टाइम के ऊपर स्नब करने के बजाय, धकेलने के बजाय इसको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, इसको अपनी करिकुलम में लाने की ज़रूरत है। हम अपने कोर्सेज़ में, जो मैं मशीन लर्निंग का कोर्स पढ़ाता हूँ, उन कोर्सेज़ के अंदर तक हम एक पॉइंट पर आके अलाउ कर देते हैं कि आप जनरेटिव एआई के टूल्स यूज़ कर लें और उससे यूज़ करके लेट से प्रोग्रामिंग हो रही है तो प्रोग्रामिंग आप कर्सर की मदद से करें, आप फलानी चीज़ की मदद से करें। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ कुछ इसको, आप जो कि यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटीज़ इसको आर दे रेडी एंड दे आर गियरिंग अप फॉर दिस एज क्विकली एज इट इज़ नीडेड? या जैसे हमारे ज़माने में जब तक इंडस्ट्री से सुनने को नहीं मिल गया था ना कि वेब डेवलपमेंट करा दो खुदा का वास्ता, फिर कोर्स ऑफर होता था, तो आपके ख्याल से अब कोई थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, क्विकली चेंज हो रहे हैं या अभी भी ज़रा स्लोली इम्ब्रेस हो रहे हैं? एम्ब्रेस करें। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वही डिस्पैरिटी थोड़ी सी आती है जो यूनिवर्सिटीज़ में अक्रॉस द कंट्री डिस्पैरिटी होती है। कुछ अर्ली राइजर्स होते हैं, कुछ अर्ली एम्ब्रेसर्स होते हैं, अर्ली मूवर्स हैं। सो जो आपकी टॉप टीयर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें तो सेट, यानी जैसे ही ये चीज़ आई थी एक मूवमेंट शुरू हो गई थी। यानी GPT के रिलीज़ होने के विद इन मंथ्स, अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, लम्स के अंदर ये गुफ्तगू शुरू हो गई थी, मुबाहसे शुरू हो गए थे। यानी आई वाज आस्क्ड टू ट्रेन ईच एंड एवरी स्कूल ऑफ लम्स। तो मैंने वर्कशॉप सबसे पहली जो कंडक्ट की थी ना वो लम्स के डिफरेंट स्कूल्स के लिए की थी, स्टार्टिंग विद द स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़, नॉट द टेक्निकल स्कूल। ह्यूमैनिटीज़ के साथ 2-3 वर्कशॉप्स हुई थी, वेयर द फैकल्टी वर इंटरेस्टेड टू नो कि जी अब होना क्या है, अब प्लेजरिज्म का क्या होगा, चीज़ का क्या होगा, एंड देन लॉ एंड एजुकेशन एंड एवरीवन, बिजनेस, एवरीवन वाज इंटरेस्टेड। और इसी तरह की मूवमेंट्स आई एम श्योर फास्ट में और जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगेन फिर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं जहाँ पर अभी ये चीज़ स्लोली गियर अप कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। अच्छा, और रेडी है या नहीं, आपके सवाल का दूसरा सवाल था जो हिस्सा था। आई डोंट थिंक कि अभी कोई भी रेडी है, सबके सब उस चीज़ को
सीखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है इस मौके के ऊपर अगर हम खाली एक्सपेरिमेंट्स पे ओपन होना कि हम करें एंड देन फाइंड आउट थिंग्स दैट वर्क एंड डोंट वर्क, बिकॉज हम सदियों से आजमाई हुई चीज़ को बदल रहे हैं। तो अब नई चीज़ में जाहिर है थोड़ा बहुत तो तलातुम आएगा बिफोर इट सेटल्स डाउन। अच्छा, ये नोबेल प्राइज़ मिल गया है जो है ना जिन्होंने मशीन लर्निंग में कोई काम वाम किया था, ये थोड़ा सा अगर आप बता दें कि ये क्या हुआ है। फिज़िक्स वालों को भी यही मतलब कभी ऐसे लगता है कि अब सब चाहते हैं कि हम भी कोई हिस्सा डालें, हमारी तो कोई रेलेवेंस नहीं रही, तो फिज़िक्स वालों को भी अगर हमने भी जनाब कुछ किया था, देखें हमें नोबेल प्राइज़ दे दिया किसी को, या वाकई कोई ये ज़बरदस्त किस्म की कोरिलेशन था, इस पर आपने कुछ देखा है इसको कि ये फिज़िक्स का क्या ताल्लुक है मशीन लर्निंग के साथ? और अब जो टेक्निक्स मशीन लर्निंग में डेवलप होती हैं वो किसी भी फील्ड के अंदर जाकर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकती हैं। ठीक है, हम अगर अल्फ़ा फोल्ड की बात करें जो कि प्रोटीन सीक्वेंसेस को प्रेडिक्ट करता है और प्रोटीन फोल्डिंग सीक्वेंसेस को प्रेडिक्ट करता है, उसकी परफॉर्मेंस ह्यूमन से बेहतर है। एआई जिस फील्ड में रियली एक्सेल करता है ना, वो है डीलिंग विद लार्ज स्केल डेटा एंड रिकग्नाइजिंग पैटर्न्स जिस लेवल पर इंसान नहीं कर पाते। मैं अगर आपसे कहूँ ना ये 1 लाख सफ़े हैं, ये ज़रा पढ़िए और मुझे बताइए कि मिसाल पे इतने कितने सफ़ों में ये वाली फ्रेज़ आई हुई है। यही कर सादा सा काम है, खाली बस फ्रेज़ सही मैचिंग है। करनी है। आपको ये काम करने में, मुझे ये काम करने में हो सकता है चंद हफ्ते लग जाएं, एंड फॉर अ मशीन इट्स मे बी अ मैटर ऑफ अ फ्यू मिली सेकेंड्स जिसमें Yeah, ये काम कर yeah. सकता है। तो अब एआई की फील्ड में जो चीज़ें आगे बढ़ती हैं, जब उससे किसी दूसरी फील्ड का एक प्रॉब्लम, फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो वो अचीवमेंट उस फील्ड की तरफ से रिकग्नाइज होती है कि वो एआई बनाने वाले ने की है या उस फील्ड ने की है। सही है। तो आई थिंक ये रिकग्निशन इज़ परफेक्टली फाइन। हमें बिल्कुल वैसे ही इसमें ओपन रहना चाहिए जैसे कंप्यूटर साइंस की ट्यूरिंग अवार्ड्स वो लोग जीत रहे थे जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे, जिन्होंने कंप्यूटर्स बनाए थे। तो अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हु आर नॉट एज सच कंप्यूटर साइंटिस्ट, हम सब ने इंजीनियर्स से ही पढ़ी है कंप्यूटर साइंस, Yeah. उनकी रिकग्निशन क्यों थी? क्योंकि वो सारी ग्राउंड ब्रेकिंग कंप्यूटर साइंस कर रहे थे इस फील्ड के अंदर। तो अब अगर एक कंप्यूटर साइंटिस्ट एक ग्राउंड ब्रेकिंग फिजिक्स कर रहा है या ग्राउंड ब्रेकिंग केमिस्ट्री कर रहा है ड्यू टू अ मशीन दैट दे हैव क्रिएटेड, तो आई थिंक उसको उसकी रिकग्निशन मिलने में कोई ऐसी गैप नहीं। अच्छा जी, फाइनल क्वेश्चन वो ये है कि उसके भी 2 पार्ट्स हैं। एक तो आप यंग जनरेशन पाकिस्तान में, मैं ऐसे देखता हूँ कि बहुत से लोग अभी क्लूलेस हैं, और मुझे हर दूसरे दिन किसी से इंटरेक्शन होता है जहाँ पे मुझे समझ नहीं आती, वो एडवाइस मांगते हैं कि यार क्या करें। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल सवाल होता है ये कि मैं क्या जवाब दूँ इनको। तो आपके भी, आई नो यू हैव योर ओन चिल्ड्रन एज वेल, तो क्या पैगाम है कि अब कोई रोड मैप चेंज करना है उनका, स्कूल जो बच्चे जा रहे हैं उनको उनकी रूटीन में कुछ चेंज करना है, या चलने दें अभी कोई बात नहीं? और प्लस ये कि अगर कोई मार्केट में ये बंदा आ जाए वो कहे जी अब तो एआई आ गई है, अब तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे अब ये चल रहा है पिछले 6 साल से, कुछ ना कुछ मार्केट में आता रहता है और एक अजीब किस्म की मेंटालिटी, शॉर्ट टर्म मेंटालिटी बिल्ड हो गई है। तो व्हाट्स योर मैसेज टू देम कि व्हाट दे हैव टू डू, दे शुड डू, ठीक है, चाहे वो बच्चे हों या इवन ग्रेजुएट्स के लिए भी जो अंडर ग्रेड कर रहे हैं, और व्हाट दे शुड नॉट डू, ठीक है। और किसी की बातों में नहीं आना कि कोई अगर आपको कहे तो समझ लीजिएगा कि ये भी कोई मंजर ही बेच रहा है, और इवेंचुअली फिर आपको समझ आएगी कि यार मैं तो किसी जगह नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। जो अंडरग्रेड्स के लिए, जो बच्चों के लिए जो सारी बज़ पे एक्सपोज हो रहे हैं और ख़ुद से नहीं फैसला कर सक रहे कि किसकी माने, एक कहता है प्रोग्रामिंग सीखो, दूसरा कहता है प्रोग्रामिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, सादा सा पैगाम ये होगा, देयर शुड बी समथिंग इन द वर्ल्ड दैट यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ। अगर इतना, आप जैसे आपसे पूछता हूँ ना व्हाट आर यू वर्थ, आपको क्या आता है, आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, आप कुछ मुझे बता सकते हो। मैं मोटर बाइक ठीक कर सकता हूँ, मैं कुर्सी बना सकता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फ़लानी चीज़ हूँ, ये मेरी अपनी कोर एक्सपर्टाइज़ है। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना था ना है और ना मुस्तकबिल करीब में होता हुआ लग रहा है। इसमें जो शामिल करना है ना, वो ये करना है कि इसमें पहिए लगाने हैं एआई के अपनी फील्ड के अंदर। आप वो वाले डॉक्टर नहीं हैं जो आप पुराने तरीके से परेशान होता हुआ, गलतियां करता हुआ, थका हुआ वो काम कर रहा है, उसको एआई भी हेल्प कर रही है, साथ बता रही है खांसी के बारे में पूछा है या नहीं पूछा, ये वाली बीमारी डायग्नोज करने से पहले। तो अब ये एआई को इतना बीच में ज़रूर सीख ले कि अपनी फील्ड के अंदर मुमताज़ हो सके विद द हेल्प ऑफ एआई। AI is not right now in a position to replace you as an expert. It's there to augment your expertise and make you even a better expert at what you're doing. अच्छा, बच्चों का जहाँ तक, अब मेरे अभी छोटे बच्चे हैं, एक नर्सरी में है, एक मेरी बेटी एक क्लास 4 में है।
मैं अभी से उनको एआई पे इंट्रोड्यूस करता हूँ, वो अभी से चैट जीपीटी के साथ गुफ्तगू करती हैं, बट करते इन ए हैं। मॉडरेटेड मैनर। हाँ, यानी उसमें ये ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि वो खुद ही अकेले से बैठे हुए उसको यूज़ कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। सो हमारे सामने, मेरे या मेरी वाइफ के सामने वो मॉडरेटेड इंटरेक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपना होमवर्क उससे करवा रहे हैं, लेकिन अपने होमवर्क लेट्स से प्रोजेक्ट के आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म करने हैं, तो मेरी बेटी बैठी हुई उससे ब्रेनस्टॉर्म कर रही होती है, प्रोजेक्ट आइडियाज़ क्या हो सकते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, एंड देन शी डिस्कसेस विद मी कि ये चीज़ हुई है। तो आपको एज अ पेरेंट ज़्यादा इंगेज होना पड़ेगा, आपको खुद भी हम सीखना पड़ेगा, अपने बच्चों को अभी से इंट्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इतना अनब्राइडल्ड इंटरेक्शन हो जाए कि वो अपना सब कुछ छोड़ बैठे कि जी हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। एआई कुड बी रेसिस्ट, इट कुड बी बायस्ड, इट कुड गिव यू तो मॉनिटर्ड होना चाहिए मॉडरेटेड। और मॉडरेटेड होना चाहिए। और उस दूसरा आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा मुझे आंसर कि एक्सपर्ट बनना है भाई, वो चाहे अब किसी चीज़ में बनो, वो होना चाहिए आंसर, और उसको एआई के पहिए लगा दो। वंडरफुल जी, बहुत मज़ा आया। और आई थिंक होपफुली ये क्वेश्चन हमने पूछे हैं ये और लोगों के जवाब भी होंगे और उनको भी हेल्प करेगा। आई होप यू गाइज लाइक इट। प्लीज़ लीव योर कमेंट्स इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, वी लव टू गेट बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच।